सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटी में, जिसका नाम है संविधान सभा की मांग। संविधान सभा की मांग जो टॉपिक है इसमें हम लोग पूरा संविधान सभा के बनने की प्रक्रिया को देखेंगे और कौन कौन से चीज़ इसमें महत्वपूर्ण है उन सभी चीज़ों को ध्यान में देंगे। एग्ज़ाम में जितने प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को भी इसमें समाहित कर लिया गया है। और देखिए, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप सभी को बीएसएससी या बिहार में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। काफ़ी रूट लेवल पर तैयारी करा रही है मैंने स्टार्ट की है, और मैं जो तैयारी करवा रहा हूँ वो आपको और सब क्लासों में नहीं मिलेगी। यहाँ आपको मैं जो पढ़ाता हूँ उसका मैं पीडीएफ देता हूँ अपने एप्लीकेशन में, और एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन। और वहाँ से आप पेड कोर्सेज अगर आप इंडिविजुअल खरीदना चाहते हैं तो 49 में आपको मिल जाएगा, और अगर आप एक ही बार में सभी वीडियोज़ का पीडीएफ चाहते हैं तो 299 में मिल जाएगा। ये हैंड रिटन नोट्स है, और बिलीव कीजिए ऐसा पीडीएफ आपको पूरे यूट्यूब हिस्ट्री में कहीं भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, और बात करते हैं यहाँ तक कि आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटी ये ऐसा टॉपिक है जिसमें आप 100 में 100 मार्क्स उठा सकते हैं, यानी कि 100% मार्क्स उठा सकते हैं। अगर इससे 10 प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में तो आप 10 में 10 प्रश्नों का उत्तर इसमें दे सकते हैं। ये ऐसा टॉपिक है, ये स्कोरिंग टॉपिक है। अगर आप इस टॉपिक में स्कोर करते हैं तो बहुत ऐसे टॉपिक है जहाँ पर अगर आपसे स्कोर नहीं हो पाता है तो ये उसको मेकअप कर देगा, जैसे कि करंट अफेयर्स वगैरह। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बिना लेट किए। देखिए, इससे पहले मैं पिछले वीडियो में एक चीज़ बताया था जिसमें मैं थोड़ा सा गलती कर दिया था, उल्टा बता दिया था स्पीड बताने के चक्कर में। देखिए, बताना होता है कुछ भी तो वहाँ पर इंसान जल्दीबाजी में बताने में कुछ गलती कर देता है। बहुत लड़कों ने कमेंट किया, ये देखिए ये मैंने गलती उल्टा बता दिया था। देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट में जो द्वैध शासन लागू किया गया था वहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इस दोनों का गठन किया गया था। देखिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो राजनीतिक मामलों को देखता है, पॉलिटिकल अफेयर्स को देखता है। वहीं नियंत्रण मंडल जो है, निदेशक मंडल या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बोल सकते हैं, ये आपको वाणिज्यिक मामले देखते हैं या कॉमर्शियल अफेयर्स देखते हैं। तो ये मैंने उल्टा बता दिया था, इसका इसमें तो इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। बहुत सारे लड़कों ने इसमें कमेंट किया था, ठीक है, मुझसे गलती हुई, इसको सुधार लीजिएगा। आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल में संविधान सभा का कैसे कैसे निर्माण हुआ, संविधान सभा कैसे बनी, कैसे कैसे हमारे देश का संविधान का निर्माण हुआ, उन सभी प्रक्रिया को, उन सभी चरणों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। देखिए, भारत में संविधान सभा के गठन का सर्वप्रथम विचार M.N. रॉय ने 1934 ईस्वी में रखा था। M.N. रॉय ने ही कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। कमेंट करके बताइएगा कब की थी, ईयर आपको बताना है। M.N. रॉय ने कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की थी? देखिए, M.N. रॉय, ठीक है, संवैधानिक सलाहकार किसको कहा जाता है? B.N. राव। देखिए, लोग इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, ये M.N. रॉय है, वो B.N. राव है, वेनेगल नरसिंह राव, ठीक है, वो संवैधानिक सलाहकार है, ये M.N. रॉय है, दोनों में अंतर है। ठीक है, तो संविधान सभा बनने के लिए सबसे पहले जो सर्वप्रथम जिसके मन में विचार आया था वो थे M.N. रॉय। ठीक है, 1934 में विचार आया। फिर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग की, पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। उसके बाद राष्ट्रवादी आंदोलन की प्रमुख मांग थी कि भारत को स्वतंत्र किया जाए तथा स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के भारतीय संविधान सभा द्वारा किया जाएगा, जो कि जनता द्वारा चुनी होगी। यानी कि इसमें ये जो नेहरू जी ने कहा था 1935 में या 1938 में, उन्होंने कहा था कि जो भी आप संविधान सभा का गठन कर रहे हैं वो डायरेक्टली जनता के द्वारा चुनी हुई होनी चाहिए, यानी कि उसमें डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन बाद में इस चीज़ को नहीं माना गया, ऐसा नहीं हुआ। जो हम लोग प्रतिनिधि चुने थे वो प्रतिनिधि चुनते थे संविधान सभा के मेंबर को, तो ये डायरेक्ट नहीं था, इनडायरेक्ट था। तो 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए, यानी कि जिस पर्सन का एज 18 साल हो चुका है वो लोग वयस्क मताधिकार के आधार पर वोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नेहरू जी ने कहा था, लेकिन इस चीज़ को नहीं लिया गया। 1940 में आता है अगस्त प्रस्ताव। भारतीयों ने के इस मांग को पहली बार स्वीकार किया गया था, ये 1940 में स्वीकार किया गया था। ठीक है, फिर 1942 में आता है क्रिप्स मिशन। देखिए, क्रिप्स मिशन के बारे में थोड़ा सा समझिएगा, इसमें एक ही मेंबर थे, क्रिप्स। ठीक है, इसने संविधान सभा का एक प्रारूप बनाया था। ये क्रिप्स मिशन
मुस्लिमों द्वारा पृथक राष्ट्र की मांग को नहीं माना, यानी कि जो पाकिस्तान जो अलग मांग कर रहे थे राष्ट्र की, उसको ये नहीं माना था क्रिप्स मिशन। ऐसा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, क्या क्रिप्स मिशन ने अलग पाकिस्तान की मांग की थी? नहीं की थी। सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ था उसमें भारतीयों को पूर्ण सहयोग की मांग की थी। इन्होंने कहा था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा है उसमें आप हमें सहयोग कीजिए और हम आपके संविधान सभा बनाने की मांग करेंगे और आपके देश को आज़ाद करने का भी कोशिश करेंगे। लेकिन एक बार भारतीय जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वार में इस टाइप की धोखाधड़ी से वो पहले से परिचित थे, तो वो इस बार गलती नहीं करना चाहते थे और ये इसलिए फेल्ड हुआ क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में भी अंग्रेज़ों ने इसी टाइप का कोई स्टेटमेंट दिया था कि आप हमारा सपोर्ट कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपको देश को आज़ाद करने में हेल्प करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा। किसको? क्रिप्स मिशन को। क्यों कहा? क्योंकि इससे पहले भी अंग्रेज जो ऐसी ही सहानुभूति लेकर हम लोग को फर्स्ट वर्ल्ड वार में घुसवाए थे, जिसमें महात्मा गांधी ने ही कहा था कि आइए अंग्रेज़ों का साथ दीजिए, और भारतीय सैनिक को अंग्रेज़ों का साथ देने के लिए वो भर्ती करवाते थे, इसलिए महात्मा गांधी को सार्जेंट कहा गया था। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि भी दी गई थी। लेकिन जालियांवाला बाग हत्याकांड जब होता है तो वे केसरे हिंद की उपाधि लौटा देते हैं और रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो टैगोर की उपाधि लौटा देते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाँ सॉरी, रविन्द्रनाथ टैगोर की उपाधि नहीं लौटाते हैं, वो लौटाते हैं नाइटहुड की उपाधि। नाइटहुड जिसके आगे लग जाता है उसके आगे सर कहना स्टार्ट हो जाता है। जैसे अगर मुझे नाइटहुड की उपाधि दी जाएगी तो मुझे सर कौशल कुमार कहा जाएगा। ठीक है, उसके आगे सर हो जाएगा। अब देखिए, ये तो हो गया सीक्वेंस। ठीक है, इसके बाद आता है 1946 में कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन देखिए प्रश्न पूछता है ये भारत कब आया था, तो ये 24 मार्च 1946 को ये भारत आता है और ये अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित करता है? 16 मई 1946 को ये अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करता है। इसके द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है, कैबिनेट मिशन ने जो सुझाव दिया, जो इसने सजेशन दिया, उसी सजेशन के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ। और इसमें कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। पहला है सर पेंथिक लॉरेंस जो कि अध्यक्ष थे, जो कि चेयरमैन थे। दूसरे हैं स्टेफर्ड क्रिप्स और तीसरे हैं A.V. अलेक्जेंडर। ये स्टेफर्ड क्रिप्स वही है जो आपके क्रिप्स मिशन में थे। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन तो फेल हो गई, तो इनको एक एज ए मेंबर बनाकर कैबिनेट मिशन में भेजा गया। ठीक है, देखिए कैबिनेट मिशन भेजने का उद्देश्य क्या था, क्या उद्देश्य था उसको देखते हैं। भारत में संवैधानिक सुधार की रूपरेखा निर्मित करना तथा केंद्र में एक अस्थायी सरकार की स्थापना करना। यानी कि ये कहीं ना कहीं चाहता था कैबिनेट मिशन कि जो सेंटर है वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग अस्थायी सरकार यानी कि टेम्प्रोरी गवर्नमेंट का स्थापना किया जाए। ठीक है, कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की देश विभाजन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। यानी कि याद रखिएगा, क्रिप्स मिशन ने भी मुस्लिमों द्वारा पृथक राष्ट्र की मांग को नहीं माना। ना तो क्रिप्स मिशन माना और ना ही कैबिनेट मिशन माना। माना कौन? तो याद रखिएगा माउंट बेटन घोषणा पत्र जो होता है ना, और एटली घोषणा पत्र, वहाँ पर जाकर ये क्लियर होता है कि हाँ अब अलग पाकिस्तान बनेगा। अभी तक क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन में पृथक पाकिस्तान बनाने का मांग को स्वीकार नहीं किया गया है। आगे बात करते हैं, अब संविधान सभा का गठन देखते हैं। देखिए, नवंबर 1946 का बात कर रहे हैं। नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है, इन्होंने जो सुझाव दिया, इस कैबिनेट मिशन ने जो भी सुझाव दिया, उस सुझाव के आधार पर ही अब यहाँ पर हम लोग का संविधान सभा का गठन हुआ। लेकिन इसका भी प्रक्रिया है। कितने मेंबर थे संविधान सभा में समझिएगा? कुल सदस्य थे हमारे 389 सदस्य थे। इसमें से देखिए ब्रिटिश भारत में कितने लोग थे? 292। देसी रियासत में कितने थे? 93। और चीफ कमिश्नरी से थे 4। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि वो 4 चीफ कमिश्नरी थे कौन, तो वो थे दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और बलूचिस्तान। यही 4 थे जो चीफ कमिश्नरी में आते थे। कहीं कहीं आपको देखिएगा ब्रिटिश भारत जो है वहाँ पर 292 + 4 296 भी दे देता है। जहाँ पर आपको 296 दिया हुआ है ब्रिटिश भारत में, समझ लीजिएगा कि इसमें 292 के साथ साथ चीफ कमिश्नरी को भी ऐड किया हुआ है, यानी कि यहाँ पर +4 यानी कि 296 हो जाता है। और देसी रियासत जो है वो 93 है। आप समझिएगा इतने जो मेंबर थे, इनका चुनाव कैसे होगा? यानी कि ये 389 पोस्ट जो है, यानी समझिए ये एक वैकेंसी है। इस वैकेंसी को फिल करना है। क्या रैंडमली किसी को भी सेलेक्ट कर लेंगे? नहीं, इसका सिलेक्शन होगा। भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति को चुना जाएगा। यानी कि इतना समझिए, तो इसका कितना हो जाएगा? लगभग इतना कर दीजिए, यानी कि
प्रत्येक 10 लाख की, यानी कि देखिए संविधान सभा के सदस्यों की संख्या का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया गया। प्रत्येक 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि चुना गया, यानी कि 389 को अगर हम लोग 10 लाख से गुना कर देंगे, इतने लोगों की आवश्यकता होगी इस सीट को भरने के लिए, यानी कि इतने मेंबर 10 लाख व्यक्ति जो है वो वोट देंगे तो किसी एक व्यक्ति को चुनेंगे। ठीक है, देखिए 10 लाख व्यक्ति चुनेंगे किसी एक व्यक्ति को, यानी कि ये समझिएगा ये अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से चुनाव हो रहा है। यानी कि हम डायरेक्टली एक मेंबर को नहीं चुन रहे हैं, हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो है वो, यानी कि 10 लाख मेंबर से हम लोग किसी प्रतिनिधि को उठाएं, वो प्रतिनिधि चुन रहे हैं इस मेंबर को, यानी कि ये कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष चुनाव भी है, अप्रत्यक्ष चुनाव है। और देखिएगा देसी रियासत जो है वो क्या करते थे, याद रखिएगा ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नरी, यानी कि 292 और 4 यानी कि 296, इस सीट पर होता था अप्रत्यक्ष चुनाव। लेकिन देशी रियासत जो है राजा महाराजा होते थे यहाँ पर 93 सीट थे राजा महाराजा के। तो ये राजा महाराजा क्या बोलते हैं, हम जाएंगे वहाँ पे वोट देने के लिए, हम नहीं जाएंगे। ये क्या करते थे, अपना एक प्रतिनिधि को चुनते थे, मनोनीत करते थे। ठीक है, आप समझ लीजिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि क्या संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से हुआ है या अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ है या मनोनीत, और एक चौथा ऑप्शन रहेगा अप्रत्यक्ष तरीका प्लस मनोनीत, आपको आंसर मानना है अप्रत्यक्ष तरीका से भी हुआ है और मनोनीत से भी हुआ है। क्योंकि देखिए ब्रिटिश भारत और चीफ कमिश्नरी का जो मेंबर है ये आया है अप्रत्यक्ष तरीके से, लेकिन देसी रियासत के जो 93 मेंबर्स हैं ये हुए हैं मनोनीत। अब समझिएगा, क्या ये सीट जो है 389 सीट, क्या ये सीट को डायरेक्टली अवेलेबल टू ऑल कर दिया गया है? नहीं, इसे भी आपको 3 कैटेगरी में, 3 समुदाय में, 3 कम्युनिटी में डिवाइड किया गया है। उस समय समझिएगा 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। क्या कौन कौन कैटेगरी है, देखिए ये तो पहले ही कह दिया गया था 1909 में कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का गठन होगा, और 1919 में कहा गया था सिखों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का गठन होगा। तो इसमें 3 कैटेगरी डिवाइड किया गया। पहला था सामान्य, इसमें सभी आ जाएंगे, यूआर जनरल सीट हो गया ये, इसमें सभी आ जाएंगे। दूसरा था मुस्लिम के लिए, तीसरा था सिख के लिए। आपसे ये भी प्रश्न पूछता है कि 3 प्रमुख समुदाय कौन कौन थे, तो यही तीनों थे। ठीक है, इसी तीनों से ये 389 सीट को भरी जाएगी और इसमें सीट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया था। अब समझिएगा, इस योजना के आधार पर जुलाई 1946 में प्रांतीय विधायिकाओं में चुनाव हुई और इस चुनाव में कांग्रेस ने 70% सीटों पर बहुमत हासिल की। याद रखिएगा, ये जो चुनाव हुआ था, इस चुनाव में कौन कौन कितना सीट लिया वो भी आपको याद रखना है। यानी कि ये जो 389 सीट है, इसमें कांग्रेस ने कितना लिया, कृषक प्रजा पार्टी, याद रखिएगा कृषक प्रजा पार्टी ने कितना सीट लिया, मुस्लिम लीग ने कितना सीट लिया, इंडिपेंडेंट पार्टी ने कितना सीट लिया। इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, और यही प्रश्न एग्जाम में आपका बनता है। मैंने आपको होमवर्क दिया कि ये जो चुनाव हुआ था 1946 में, इसमें कौन कौन सी जो पार्टी है वो कितनी सीटें लाई है। ये प्रश्न बिहार के एग्जाम में खास करके पूछा जाता है। अब समझिएगा, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में अपनी कमज़ोर स्थिति देखकर संविधान सभा का बहिष्कार किया। क्योंकि देखिए टोटल सीट का 70% सीट तो केवल कांग्रेस ले लिया, तो बचा हुआ सीट में मुस्लिम लीग को लगा कि मैं तो कमज़ोर हूँ। उसने क्या किया कि अपना स्थिति को कमज़ोर देखते हुए वो संविधान सभा का बहिष्कार किया और बोलता है कि मैं इसका जो फर्स्ट अधिवेशन होगा, पहला अधिवेशन, उसमें मुस्लिम लीग भाग नहीं लिया, बोला कि नहीं हम नहीं जाएंगे भाग लेने के लिए। प्रांतीय विधायिका द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चयन किया गया। ये जो प्रांतीय विधायिका है जिसका चुनाव हुआ था, जैसे मान लीजिए कांग्रेस जितनी सीटों पर जीती, ठीक है, वहाँ के जो मेंबर थे वही मेंबर चुनते थे संविधान सभा के सदस्यों को। यानी कि इस प्रकार संविधान सभा में ब्रिटिश भारत और चीफ कमिश्नरी के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से हुआ। देखिए हम बता चुके हैं आपको पहले ही, ब्रिटिश भारत और चीफ कमिश्नरी का चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष तरीके से। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं था। देखिए प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं था, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा थी। यानी कि ये कहीं ना कहीं ब्रैकेट में लिख देंगे अप्रत्यक्ष तरीके से। ठीक है, तो 2 जगह आपका हो गया अप्रत्यक्ष। कौन कौन, पहला है आपका ब्रिटिश भारत और चीफ कमिश्नरी, यानी कि ये ब्रिटिश भारत और चीफ कमिश्नरी में अप्रत्यक्ष हो गया। अब देसी रियासत का देख लेते। देखिए देसी रियासतों से भी इसी आधार पर प्रतिनिधि चुनने की व्यवस्था थी, किंतु राजाओं को वह सदस्य मनोनीत करने थे, न कि उनका जनता द्वारा चुनाव होना था। यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं देसी रियासत का, तो वहाँ पर सीट क्या थे, मनोनीत होते थे, यानी कि
राजा महाराजा अपने मनोनीत सदस्य को भेजते थे वहाँ पर कि जाइए और आप संविधान सभा के मेंबर को चुनिए। तो अब समझ में आ गया, यानी कि संविधान सभा के मेंबर का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से भी हुआ है और मनोनीत तरीके से भी हुआ है, लेकिन प्रत्यक्ष आंसर नहीं होगा, याद रखिएगा, प्रत्यक्ष नहीं होगा, अप्रत्यक्ष भी है और मनोनीत भी है। आगे बढ़ते हैं। अतः आंशिक रूप से निर्वाचित, आंशिक रूप से मनोनीत, नामांकन, यही हमारा आंसर होगा। और किस तरीके से मेंबर को चुना गया, याद रखिएगा, जिस तरह राष्ट्रपति को चुनते हैं, यानी कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ठीक है, ये हो जाएगा, और समानुपातिक प्रतिनिधित्व, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति और समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर यहाँ के मेंबर्स का चुनाव होता था। और बात करते हैं, नोट देखिएगा, यहाँ वयस्क मताधिकार द्वारा चुनाव नहीं हुआ था। जो जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में कहा था कि संविधान सभा के मेंबर्स का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए, यानी कि जिसका भी एज उस समय पता नहीं 18 था कि 21 था। देखिएगा, पहले तो 21 ही होता था, बाद में 18 किया गया था ना, करेक्शन करके संविधान संशोधन के द्वारा। शायद हमको लगता है 61वां संविधान संशोधन था। आप लोग देख लीजिएगा कि चुनाव का एज 21 से घटाकर 18 किया गया। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। रिवीजन इसीलिए जरूरी है बार बार। अब देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव नहीं हुआ, जो मेंबर को हम लोग चुने थे प्रांतीय विधायिका में, वही मेंबर चुन रहे थे संविधान सभा के मेंबर को, इसीलिए इसकी आलोचना की गई। आलोचना का विषय था जो 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने मांग की थी, क्योंकि इसमें समुचित लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं था। लोगों का प्रतिनिधित्व कहा था, लोग तो चुन ही नहीं रहे थे, लोग के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि चुनते थे। आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? आंसर हो जाएगा हमारा 15 महिलाएं थी। 15 का फोटो आपको नेट पे मिल जाएगा, जाइएगा। लेकिन उसमें से सभी का नाम याद नहीं रखना है, सिर्फ मैंने इतने लोगों का नाम लिखा है, इतना ही लोगों का नाम एग्जाम में पूछता है। जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, भारती चौधरी, राजकुमारी अमृत कौर, ये प्रथम स्वास्थ्य मंत्री है, याद रखिएगा, प्रथम स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है। सरोजिनी नायडू, ठीक है, ये कौन थी, कमेंट करके बताइएगा। सुचेता कृपलानी कौन थी, कमेंट करके बताइएगा। कमला चौधरी, विजया लक्ष्मी पंडित UN जनरल असेंबली में भाग लेने वाली पहली महिला थी, या वहाँ की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। और बात करें सुचेता कृपलानी कौन थी और सरोजिनी नायडू कौन थी, ये इन दोनों में से एक जो थी वो यूपी की पहली CM थी, और एक यूपी की पहली, या देश की पहली CM थी, देश की पहली गवर्नर थी, राज्यपाल थी। तो दोनों में से कौन CM थी, कौन गवर्नर थी, वो आप लोग को कमेंट करके बताना है। अब देखिएगा, जब देश का बंटवारा हुआ था उस समय महिलाओं की संख्या 15 से घटकर 12 हो गई थी, ये भी आपको याद रखना है। क्योंकि 389 जो सदस्य थे, देश का अगर बंटवारा हो जाएगा इसके सदस्य हट जाएंगे, 324 बचता है, सदस्य मेंबर 324 बचता है, और उसमें से भी 299% होते हैं, याद रखिएगा, 299% होते हैं पहले अधिवेशन में। आगे बात करते हैं। ये जो चुनाव का जो चुनाव जो हुआ था, प्रांतीय चुनाव, उसमें कांग्रेस 208 सीट लाती है, मुस्लिम लीग 73 सीट लाती है, ठीक है। एक पूछता है क्वेश्चन, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, कृषक प्रजा पार्टी ये कितनी सीटें लाती है, याद रखिएगा। और एक इंडिपेंडेंट पार्टी भी रहती है कोई, शायद देख लीजिएगा आप लोग, ठीक। कृषक प्रजा पार्टी कितनी सीट लाती है उसका आप लोगों को कमेंट करके बताना है। और समझिएगा, मुस्लिम लीग 73 सीट लाई, छोटे समूह 15 सीट, और देसी रियासत इनकी सीट भर नहीं पाई, यानी कि जितने ये 93 मेंबर्स थे, 93 मेंबर फुल नहीं हो पाए। हो सकता है 50 हो, 40 हो, वो मुझे याद नहीं है, लेकिन इनकी सीटें भर नहीं पाई थी। आगे बात करते हैं। 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार मुस्लिम लीग के सदस्य पूर्ववर्ती संविधान सभा से बाहर हो गए, यानी कि जब 1947 का एक्ट आया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, उस समय क्या हुआ, मुस्लिम लीग पाकिस्तान चले गए। मुस्लिम लीग के बहुत सारे मेंबर, ऐसा नहीं सारे मेंबर, जो ऐसे मुस्लिम लीग के मेंबर जो भारत में थे वो संविधान सभा में भाग लिए, लेकिन जो मेंबर मुस्लिम लीग के पाकिस्तान चले गए वो भाग नहीं लिए, यानी कि वो जो 389 जो आपका सीट था, कहीं ना कहीं उस सीट में गिरावट हुई, और 324 या 299, आप लोग को दोनों नंबर याद रखना है। 324 ही लोग बचे उसमें, जिसमें से 299 लोग फर्स्ट अधिवेशन में प्रेजेंट हुए। आगे बात करते हैं। मुस्लिम लीग सब बाहर हो गए। भारत के लिए कानून बनाने वाली सभा में अब कुल सदस्यों की संख्या 324 रह गई, ठीक है। 31 अक्टूबर 1947 का ये बात है, 31 अक्टूबर 1947 का बात है। देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त, और 31 अक्टूबर का ये बात है कि 324 मेंबर्स ही रह गए। आगे बात करते हैं। ब्रिटिश प्रांत, ये देश आज़ाद होने के बाद पहला अधिवेशन है, उससे पहले तो बहुत अधिवेशन हुआ है, ठीक है, लेकिन ये देश आज़ाद होने के बाद पहला अधिवेशन, पहली बैठक है।
तो 324 मेंबर रही, जिसमें से ब्रिटिश प्रांत, इसमें याद रखिए कमिश्नरी वमिश्नरी सब ऐड करके 235 मेंबर हैं, और देसी रियासत से 89 मेंबर हैं। जोड़ लीजिएगा तो आपका 235 प्लस 89 आपका 324 हो जाएगा। इसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व 80% था। देखिए, क्योंकि मुस्लिम लीग 73 सीट जहां जीती थी और कांग्रेस 208 सीट, तो इस 208 देखिए 73 सीट में से तो मैक्सिमम लोग चले गए पाकिस्तान। तो जब 208 सीट था तो कांग्रेस 70% थी, लेकिन जब मुस्लिम लीग चली गई पाकिस्तान तो कांग्रेस जो है 80% राज हो गया। यानी कि बहुत सारे लोग कहने लगे, विद्वान कहने लगे कि ये कांग्रेस जो है, ये क्या बोलते हैं, संविधान सभा का जो चुनाव हुआ है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का चुनाव हुआ है। कहते हैं उसमें 80% मेंबर अगर कांग्रेस के हैं तो कहाँ से जनता चुन रही है, उन्हें तो कांग्रेस चुन रही है। सारे मंत्री, सारे पद, जो जितने भी अंतरिम गवर्नमेंट बनेगा, इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार, उसके सदस्य तो कांग्रेस के ही होंगे, क्योंकि 80% प्रतिनिधित्व तो केवल कांग्रेस कर रहा है। तो यही बात उठी थी और लोगों ने आलोचना की थी। किसने क्या आलोचना किया वो भी बाद में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, संविधान सभा की कार्यप्रणाली का बात करते हैं तो देखते हैं। देखिए, पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को होती है पहली बैठक, और इसमें 207 मेंबर्स ने भाग लिया। और पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था, याद रखिएगा, मुस्लिम लीग भाग नहीं लेती है। और जो पहली बैठक होती है उसमें अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया जाता है, ये भी काफ़ी प्रश्न पूछा गया है। अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया है आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और याद रखिएगा, इनको क्यों बनाया गया, क्योंकि जितने भी मेंबर्स थे उसमें सबसे बुजुर्ग यही थे, सबसे एजड, सबसे सीनियर यही थे। तो इनकी इज्जत रखने के लिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन जब हमारे देश को एक बढ़िया लीडर, एक बढ़िया मेंबर मिल गया, तो 11 दिसंबर 1946 को, जस्ट 2 दिन के बाद, देखिए 9, 11, 13, 2 दिन का अंतर है। तो 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है। उस दिन स्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। और इसी दिन उपाध्यक्ष भी चुना गया, और उपाध्यक्ष हमारे कौन थे? HC मुखर्जी। आपको कमेंट करके बताना है HC मुखर्जी का फुल फॉर्म क्या है। HC मुखर्जी का फुल फॉर्म क्या है, आपको कमेंट करके बताना है। इसके बाद बात करते हैं, 13 दिसंबर 1946 को होती है तीसरी बैठक। तो तीनों बैठक को हम लोग को बढ़िया से याद रखना है। पहली बैठक, देखिए पहली बैठक, दूसरी बैठक और तीसरी बैठक, तीनों बैठक इंपॉर्टेंट है। तीनों बैठक से प्रश्न पूछता है। और तीसरा बैठक क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसी दिन जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव पेश किया था। उद्देशिका प्रस्ताव, ये वही उद्देशिका प्रस्ताव है जो बाद में जाकर हमारे देश का प्रस्तावना बनता है। जो संविधान हम लोग स्टार्ट करते हैं तो संविधान का जो मूल रूप है, जो शॉर्टकट है, जो पूरे संविधान का एक सार है, वो हमारा प्रस्तावना में दिया गया है। प्रस्तावना में दिया गया है। आपको कमेंट करके बताना है कि प्रस्तावना की भाषा जो है वो किस देश से ली गई है, किस देश के संविधान से ली गई है। आगे बात करते हैं। देखिए, ये उद्देश्य का प्रस्ताव था क्या? इस प्रस्ताव में उन आदर्शों का उल्लेख था जिनके आधार पर संविधान सभा का निर्माण करना था। यानी कि संविधान सभा का निर्माण करने के लिए जिन आदर्शों को चाहिए हमारे देश को बनाने के लिए, वो आदर्श इस उद्देश्य का प्रस्ताव में थे। और ये उद्देश्य का प्रस्ताव देने वाले कौन थे? हमारे जवाहरलाल नेहरू थे। और ये तीसरी बैठक में इस चीज़ को डाले थे। लेकिन क्या इस उद्देश्य का प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकार किया? नहीं स्वीकार किया। एक मत से कब स्वीकार किया? याद रखिएगा, एक मत से स्वीकार किया था 22 जनवरी 1947 को। यानी कि ये जो उस उद्देश्य का प्रस्ताव पेश किए थे जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को, ये क्वेश्चन पूछता है, उन्हें स्वीकार किया 22 जनवरी 1947 को। एक साल भी नहीं, देखिए कितना महीना, 13 दिसंबर से 13 जनवरी, एक महीना हुआ ना, एक महीना, या दिसंबर से जनवरी में एक महीना हुआ, और 13 जनवरी से यानी कि 1 महीना 9 दिन, 1 महीना 9 दिन के बाद इसको स्वीकार कर लिया। इस उद्देश्य का प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। बाद में इसी प्रस्ताव के आधार पर भारतीय संविधान में उद्देशिका का समावेश किया गया, प्रस्तावना का सॉरी, इसी से बाद में प्रस्तावना बना। देखिए लिखा हुआ साफ। अब देखिए, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है UPPCS में, उद्देश्य प्रस्ताव में हमें संवैधानिक ढांचा व संविधान के दर्शन की झलक मिलती है। जो भी हमारा संविधान है उसका एक झलक मिलेगा वहाँ पे, एक मतलब जो भी हमारा संवैधानिक ढांचा है, जो हमारा संविधान है, उसका एक दर्शन, एक झलक मिलेगा। कहाँ पर? उद्देश्य का प्रस्ताव में। उद्देश्य प्रस्ताव भी बोलते हैं, उद्देशिका प्रस्ताव भी बोलते हैं, और इसी को प्रस्तावना भी बोल दीजिए, कोई अंतर नहीं है। प्रस्तावना थोड़ा मोड़ा चेंज करके बनाया गया है उद्देश्य का प्रस्ताव से। जैसे कुछ संशोधन हुआ है जैसे 42वां संशोधन में इसमें क्या क्या जोड़ा गया, ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और कौन शब्द जोड़ा गया आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वो 3 शब्द इसमें जोड़े गए, ठीक है। और इसमें कुछ न्याय की बात की गई, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई, ठीक है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, आगे देखते हैं। देखिए,
अगर हमारा ये उद्देशिका है, ये हमारा उद्देशिका है, इसको हम लोग पूरा पढ़ दें, पूरा अगर पढ़ दें तो देखिए मैं आपके सामने यहाँ पर रख दिया हूँ, ये इसको एक बार पढ़ के दिखाते हैं। देखिए, हम भारत के लोग यानी कि समस्त शक्ति का स्रोत जो है हमारी भारत की जनता है। जितने भी हमारे देश का पावर है उसका स्रोत जो है, उसका जो सोर्स है वो हमारी जनता है। जनता से ही हमें पावर मिलती है। तो ये स्टार्ट ही होता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, देखिए याद रखिएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये पहला वर्ड हो गया, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को तीन प्रकार का न्याय का बात किया है। वो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। देखिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, देखिए तीन तरह का। ये क्वेश्चन पूछता है कि हमारा जो प्रस्तावना है या हमारा उद्देशिका है उसमें कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तीन प्रकार के न्याय की बात की गई है, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, SEP, ठीक है, ऐसे शॉर्टकट में लिख देते हैं SEP, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, ठीक है। और ये जो न्याय है, तीन प्रकार का न्याय, ये USSR से लिया गया है, यानी कि रूस के संविधान से लिया गया है। और बात करते हैं, इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। वो स्वतंत्रता देखिए, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। ऐसे आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, समझ में आएगा। यही क्वेश्चन पूछता है कि जो हमारा संविधान का प्रस्तावना है उसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है। वो पाँचों का नाम यहाँ मैंने लिख दिया है, विचार, अभिव्यक्ति, ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। और कितने प्रकार की समता की बात की गई? देखिए, समता, स्वतंत्रता और समता में अलग है। समता को समानता भी कह सकते हैं, लेकिन समता और समानता में अंतर है। देखिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर, 2 प्रकार की समता की बात की गई। और बंधुत्व 2 प्रकार की बात की गई, 2 प्रकार की। तो आपको याद रखना 3-5-2-2, ये ट्रिक है, याद रखिएगा। बंधुत्व 2 प्रकार का बात किया गया है। कौन कौन बंधुत्व? देखिए, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, यानी कि व्यक्ति की गरिमा की बंधुता और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, सुनिश्चित करने वाली बंधुता, यही है आपका 2 तरह का बंधुता का बात किया गया। अब देखिए, इसमें क्या होता है, कुछ संशोधन होता है, उसको भी देख लेते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976, इसी को हम लोग बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान। 42वां संविधान संशोधन को ही हम लोग लघु संविधान भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज़ चेंज हुए थे। देखिएगा, इस संविधान संशोधन में प्रस्तावना में 3 नया शब्द जोड़ा गया, और तीनों शब्द को याद रखना है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। स्पा, इसका ट्रिक हमने क्या दिया था? स्पा, इसका ट्रिक था स्पा, SPA, स्पा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ठीक है। अब देखिएगा, प्रस्तावना जो है वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिकी संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लेकिन आपको कमेंट करके बताना है कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है। अब देखिए, प्रस्तावना का उद्देश्य क्या था? प्रस्तावना या उद्देशिका प्रस्ताव जो है, इसका उद्देश्य था संविधान का संक्षेप में व्याख्या करना, शॉर्टकट जो है, ब्रीफ में संविधान को एक्सप्लेन करना। कुछ चीज़ और यहाँ पे पढ़ लेते हैं। देखिए, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ये जो उद्देशिका प्रस्ताव है उसमें 26 नवंबर का डेट दिया हुआ है या 26 जनवरी का डेट दिया हुआ है? या देखिए, 26 नवंबर का डेट दिया हुआ है, और यही प्रश्न आपका एग्ज़ाम में पूछता है। और मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा था कि कब लागू हुआ था, तो 26 नवंबर 1949, ठीक है। और इस दिन क्या था बताइए? माघ महीना था, मार्ग शीर्ष, ठीक है, शुक्ल पक्ष था, ठीक है, शुक्ल पक्ष का सप्तमी था, सप्तमी तिथि था, 7, ठीक है। और 2006 विक्रमी, तो विक्रम संवत के अनुसार से वो कितना था? 2006 विक्रमी था, ठीक है। और देखिएगा, एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। देखिए, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्या संविधान जो है वो 26 नवंबर को क्या हुआ? 26 नवंबर को संविधान जो है वो पारित हुआ या अंगीकृत किया गया, अंगीकृत या अधिनियमित या आत्मर्पित किया गया।
लेकिन लागू का बात करेगा तो वो 26 नवंबर को लागू नहीं होता है, वो होता है 26 जनवरी को लागू होता है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है। ठीक है, तो यहाँ तक सब समझ गए। आगे आते हैं। देखिए, ये जो प्रस्तावना है या उद्देशिका प्रस्ताव है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? संविधान की आत्मा किसने कहा? ये कहा था ठाकुर दास भार्गव ने। संविधान की आत्मा कहा प्रस्तावना को। उसके बाद देखिए, संविधान का पहचान पत्र कहा, यानी कि प्रस्तावना को संविधान का आइडेंटिटी कार्ड, ये किसने कहा था? N.A. पालकीवाला। उसके देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि पॉलिटिकल की यानी कि राजनीतिक कुंडली किसने कहा? राजनीतिक कुंडली किसने कहा? तो ये कहा था K.M. मुंशी ने। और संविधान की कुंजी किसने कहा? तो ये कहा था अर्नेस्ट बार्गर ने कहा था। ठीक है, आगे आते हैं। अगला जो है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विधिक महत्व नहीं है, यानी कि प्रस्तावना को आप लोग कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, अर्थात इसे न्यायालय में प्रवर्तित या इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन प्रस्तावना का वह भाग जो मूल ढांचा यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है, उसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। यानी कि आर्टिकल 368 के तहत उसी का संशोधन किया जा सकता है जो उसका मूल ढांचे के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसी का संशोधन किया जाता है जो मूल ढांचे में नहीं आता है। मूल ढांचे में जो आएगा उसको आप सुधार नहीं सकते, यानी कि जो किसी का मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा वो चीज़ आप प्रस्तावना से नहीं सुधार सकते हैं। देखिए, दो मामला था, एक था 1960 में बेरूवारी मामला और 1973 में केशवानंद भारती और केरल राज्य बनाम मामला। इस दोनों मामला में क्या क्या डिसीजन हुआ वो समझते हैं। देखिए, 1960 में जो बेरूवारी मामला आया था उसमें क्या हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं है। उसके बाद 1973 में जो आया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, लेकिन इसमें संशोधन किया जा सकता है। इसी मामले में सर्वप्रथम मूलभूत ढांचे यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का वर्णन किया गया था। तो आपसे ये प्रश्न पूछता है कि किस मामले में मूलभूत ढांचे का सबसे पहले बात किया गया, तो वो था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। आपसे पूछेगा बेरूवारी मामला जो था 1960, इसमें संविधान ने क्या कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन प्रस्तावना संविधान का अंग है, वो किस में कहा था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। और इसी में मूलभूत ढांचे का भी उल्लेख किया गया। ये मूलभूत ढांचे वाला प्रश्न जो है एग्जाम में आपसे सबसे ज़्यादा पूछता है, इसका उल्लेख इसी में किया गया था। अब देखिए, ये स्टार्टिंग जो करता है यहाँ पर, देखिए स्टार्ट जो किया है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये समझिए क्या है। देखिए उसी को लिखे है यहाँ पर, यानी कि संप्रभुता यानी कि सॉवरेनिटी है क्या, संप्रभुता है क्या। देखिए, भारत किसी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है, यानी कि भारत जो है फॉरेन लॉ के अधीन अभी नहीं है, भारत संप्रभु है। ठीक है, तो यानी कि लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में निर्णय लेने का अधिकार है, इसी को बोलते हैं संप्रभुता या सॉवरेनिटी। अगला बात करें समाजवादी क्या है, तो उत्पादन और वितरण के संसाधन पर राज्य का नियंत्रण, गरीबी, बीमारी, भूखमरी इत्यादि से लोगों को मुक्ति दिलाना। ये कहता है, समाजवादी का मतलब क्या है कि जो देश का संसाधन है, जो देश का जितना भी संसाधन है उस पर सभी लोगों का समान अधिकार है। उत्पादन और वितरण के संसाधन पर राज्य का नियंत्रण, यही कहता है समाजवादी यही है ही। गरीबी, बीमारी, भूखमरी इत्यादि से लोगों को मुक्ति दिलाना, यह भी समाजवादी विचारधारा के अंतर्गत आता है। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, और इसको एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि हर धर्म मानने का अधिकार है। ठीक है, अब भारत का कोई एक धर्म नहीं, जैसे पाकिस्तान का धर्म है मुस्लिम, लेकिन भारत का धर्म नहीं है, भारत पंथ निरपेक्ष है, धर्म से निरपेक्ष है। याद रखिएगा, पंथ निरपेक्ष वर्ड का यूज किया गया, धर्म निरपेक्ष वर्ड का यूज नहीं किया गया है, यह भी प्रश्न पूछता है। लोकतंत्र का बात करें तो लोकतंत्र क्या है, जनता के लिए, यहाँ थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा, जनता के लिए और जनता के द्वारा
जनता के द्वारा शासन, जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन, ये इसी को बोलते हैं लोकतंत्र। और ये किसने कहा था? ये कहा था अब्राहम लिंकन ने। ठीक है, अब देखिए लोकतंत्र को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट जो इसको हम लोग कहते हैं प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो है, देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, जिसमें प्रत्यक्ष जो है डायरेक्ट इलेक्शन, इसमें हम लोग डायरेक्ट अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। जैसे एमपी का चुनाव होता है या एमएलए का चुनाव होता है, हम लोग डायरेक्ट ही चुनते हैं। लेकिन एमपी में भी राज्यसभा नहीं, सिर्फ केवल लोकसभा राज्यसभा नहीं होगा, याद रखिएगा। एमपी में भी केवल लोकसभा, राज्यसभा नहीं। अब देखिए लेकिन अप्रत्यक्ष इलेक्शन में क्या होता है कि हम जिसको चुने वो किसी और को चुनेगा, तो वो अप्रत्यक्ष होगा। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव, या राज्यसभा के सदस्य का चुनाव, या विधान परिषद के सदस्य का चुनाव, ये आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में आता है। ठीक है, और यही आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। गणतंत्र किसको बोलते हैं? गणतंत्र। ठीक है, देखिए राजनीतिक शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में न होने की बजाय लोगों के हाथ में है। सार्वजनिक कार्यालय प्रत्येक नागरिक के लिए बगैर किसी भेदभाव के खुला है, बगैर किसी भेदभाव के सार्वजनिक कार्यालय खुला रहता है। अब बात करते हैं 3 जून 1947 को क्या होता है। 3 जून 1947, लेकिन हाँ आपको एक चीज़ और बताना है कि ये गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है वो किस देश से लिया गया है, किस देश से के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा कि अप्रत्यक्ष चुनाव लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष चुनाव का जो बात है वो किस एक्ट में आया था। ठीक है, हम पिछले वीडियो में एक्ट पढ़ाए थे, वो बताइएगा। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष चुनाव का बात वो किस एक्ट में सबसे पहले आया था, ये दोनों आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 3 जून को आता है माउंट बेटन योजना, इसी को हम लोग डिकी बर्ड योजना या मैन बेटन योजना भी कहते हैं। ठीक है, 3 जून 1947 को ये आया था, और इसमें सबसे पहले याद रखिएगा क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन, इस दोनों में आपका पाकिस्तान के विभाजन की मांग को ठुकरा दिया था, नहीं माना था। लेकिन यहाँ पर माउंट बेटन योजना है, या फिर इसी को हम लोग डिकी बर्ड योजना कहते हैं, यहाँ पर 2 डोमिनियन की मांग स्वीकार की, यानी कि 2 अलग अलग देश बनाने की मांग को स्वीकार किया, भारत और पाकिस्तान। जैसे इस योजना को प्रभावी बनाने के लिए, अब देखिए माउंट बेटन योजना को और इफेक्टिव बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए एक फिर से एक्ट लाया गया, जिसको बोलते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लाया गया। इसमें 3 मेन बात किया गया। पहला, संविधान सभा को पूरी तरह से संप्रभु निकाय बनाना, यानी कि ये जो संविधान सभा हम लोग बना रहे हैं ये कम्प्लीटली संप्रभु निकाय है, यानी कि विदेशी शक्ति से हटके है, विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है। यही संप्रभु का मतलब ही होता है, सॉवरेनिटी का मतलब यही होता है, हम बता भी चुके हैं आपको। संविधान सभा एक विधायिका यानी कि लेजिस्लेटिव भी बन गई, यानी कि पहले तो वो केवल कार्यपालिका थी, लेकिन अब विधायिका भी है। याद रखिएगा संविधान दोनों तरीक़े से काम कर रही है, वो एक कार्यपालिका का भी काम कर रही है और विधायिका का भी काम कर रही है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत का पहला संसद कौन है? पहला संसद कौन है? तो आंसर हो जाएगा संविधान सभा। संविधान सभा, ये भी आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछता है, भारत का पहला संसद कौन है? संविधान सभा। अब देखिए मुस्लिम लीग के सदस्य संविधान सभा से अलग हो गए, तो ये जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया, इसमें मुस्लिम लीग बाहर हो गए। अब देखिए समझिएगा, भारत के विभाजन के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक हुई 31 अक्टूबर 1947 को, और इसमें 324 मेंबर थे। पहले कितने मेंबर थे हमारे? 389 मेंबर थे। चूँकि मुस्लिम लीग अलग हो गए, या पाकिस्तान के बाद बहुत लोग पाकिस्तान चले गए विभाजन के बाद, तो इस 389 मेंबर में से अब केवल 324 बचे, जिसमें ब्रिटिश प्रांत के बचे 235। याद रखिएगा कमिश्नरी इसी में एडेड है, और देसी रियासत के बचे 89। जो देसी रियासत हमारा पहले कितना था? 93 था। तो देसी रियासत भी कम हुआ और ब्रिटिश प्रांत भी कम हुआ, याद रखिएगा। लेकिन इस 324 मेंबर में से कितना मेंबर उपस्थित थे? 299। बहुत लोग यहाँ पे ये बता देते हैं कि यहाँ पर 299 लोग बचे, लेकिन 299 लोग बचे नहीं थे। जो पहला बैठक हुआ था देश के विभाजन के बाद, उसमें 299 लोग प्रेजेंट हुए थे, उपस्थित थे। अंतर यहाँ पर ये है, टोटल मेंबर 324 थे। आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग बताएं कि संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में एक विधायिका भी बन गई, यानी कि संविधान सभा विधायिका और कार्यपालिका दोनों ही तरीके तक कार्य करती रही। कब तक? जब तक संविधान बना, 26 नवंबर 1949 तक, 1949 तक। अब देखिए विधायिका क्या है? यानी कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाएगी।
विधायिका के रूप में कार्य क्या करेगी? विधायिका के रूप में अगर संविधान सभा काम कर रही है यानी कि वो भारत के लिए संविधान बना रही है, और जब वो विधायिका की तरह काम कर रही है तब उसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन वो एज एक कार्यपालिका भी काम कर रही है, जो कि आम कानूनों को लागू करना इसका लक्ष्य है। जो भी कानून है वो लागू करना। देखिए, कानून बनाना काम है विधायिका का और उस कानून का पालन करना काम है कार्यपालिका का। जब संविधान सभा कार्यपालिका के रूप में काम कर रही है तब उसके अध्यक्ष है जी.वी. मावलंकर। और ये जी.वी. मावलंकर कौन है? ये हमारे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष है। बाद में जब लोकसभा गठन होता है तो लोकसभा का पहले अध्यक्ष हमारे जी.वी. मावलंकर भी होते हैं। याद रखिए, नाम आपको याद रखना है, ठीक है, नाम आपको याद रखना है। तो आप समझ गए, संविधान सभा जो है वो दोनों तरीके से काम करती है, विधायिका भी कार्यपालिका भी। जब वो विधायिका की तरह काम करती है तब उसके अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जब वो कार्यपालिका की तरह काम करती है तो उसके अध्यक्ष होते हैं जी.वी. मावलंकर। लेकिन ज़्यादा प्रश्न विधायिका के रूप में कार्य करने वाला पूछता है। स्वतंत्र भारत की प्रथम संसद का बात करें तो ये यूपीपीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। तो संविधान सभा, हमारे देश का पहला संसद जो है वो संविधान सभा ही है, क्योंकि ये विधायिका और कार्यपालिका दोनों तरीके से काम करती है। संवैधानिक सलाहकार किसको कहा गया है? वो B.N. राव को कहा गया है, वेनेगल नरसिंह राव, ठीक है। और ये वेनेगल नरसिंह राव जो है इन्होंने प्रारूप समिति बनाया था, ठीक है, इन्होंने प्रारूप समिति बनाया था। B.N. राव के द्वारा 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। अब देखिए, ये क्या करते हैं, प्रारूप समिति का गठन करने के बाद ये कुछ लोगों को दे देते हैं कि जाइए देखिए, मैंने जो प्रारूप समिति बनाया है, जो प्रारूप का गठन किया है, ये प्रारूप B.N. राव बनाते हैं प्रारूप संविधान सभा का। और प्रारूप बनाने के बाद बोलते हैं, एक कमेटी बनाते हैं प्रारूप समिति। उस कमेटी में ये काम दिया जाता है कि इन्होंने जो प्रारूप बनाया था क्या वो प्रारूप सही है या गलत है, या उसमें कुछ संशोधन करना है, वो देखने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था। प्रारूप समिति को ही मसौदा समिति या पांडुलिपि समिति भी कहते हैं। एग्जाम में आपसे पूछ देगा, मसौदा समिति दे देगा, इंग्लिश में बोलेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी। तो याद रखिएगा, सब एक ही बात है। तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसमें 7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष बनाए गए B.R. अम्बेडकर को, भीमराव अम्बेडकर को। याद रखिएगा, भीमराव अम्बेडकर को अध्यक्ष बनाए गए। ट्रिक इसका ये है, इसके जितने भी मेंबर हैं, इस मेंबर का नाम एग्जाम में पूछ देता है। नाम याद रखने का ट्रिक है, भगवान श्री कृष्ण के नाम से जो भी नाम होगा वो इसके मेंबर है। जैसे N. गोपाल स्वामी अयंगर, देखिए एक अयंगर है एक अय्यर है, ठीक है, लेकिन ये गोपाल जो है वो कृष्ण भगवान का नाम है, ठीक है। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, देखिए गोपाल स्वामी अयंगर और कृष्णा स्वामी अय्यर। तो यहाँ देखिए, कृष्ण भी तो कृष्ण भगवान का नाम है, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ गोपाल आ गया, यहाँ कृष्णा स्वामी आ गया। K.M. मुंशी, तो इसका फुल फॉर्म होता है कन्हैयालाल मानेकलाल मुंशी। कन्हैयालाल मानेकलाल, तो कन्हैया भी तो आपका भगवान श्री कृष्ण का नाम है। आगे बात करते हैं। सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये एकमात्र मुस्लिम थे, इसमें कृष्ण का नाम नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए, पहले इसमें B.L. मित्र थे, B.L. मित्र को चेंज करके यहाँ पे N. माधव राव आता है। तो माधव भी तो भगवान श्री कृष्ण का नाम है, ठीक है। और D.P. खेतान जो है, इनके जगह पर T.T. कृष्णामाचारी आते हैं। फिर वही कृष्णामाचारी में कृष्णा जो है वो भगवान श्री कृष्ण का नाम है। तो जितने भी मेंबर हैं, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर और सादुल्ला को छोड़ दीजिए, बाकी सब में भगवान श्री कृष्ण का नाम आ रहा है। एक तो अध्यक्ष हो गए हमारे B.R. अम्बेडकर, और एकमात्र मुस्लिम सदस्य थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये प्रारूप समिति के सदस्य हैं। बाकी सब में भगवान श्री कृष्ण का नाम आ रहा है। और याद रखिएगा, प्रारूप समिति बनाया किसने था? संविधान का प्रारूप तैयार किया था B.N. राव ने, और उस प्रारूप को चेक किसने किया था? चेक करके उसको फाइनली जो है एक रूप दिया था, वो दिया था ये प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे हमारे भीमराव अम्बेडकर, और ये भीमराव अम्बेडकर वही हैं, लास्ट में ये हमारे विधि मंत्री या कानून मंत्री बनते हैं, कानून मंत्री, ठीक है। और जितने भी संविधान सभा में इम्पोर्टेंट वर्क थे वो इन्होंने किया था। ये एम्बीडेक्स्ट्रस थे, याद रखिएगा, एम्बीडेक्स्ट्रस यानी कि दोनों हाथों से लिखने में निपुण थे, यानी कि ये दोनों राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों से लिख सकते थे। और याद रखिएगा, भीमराव अम्बेडकर को ही हमारे संविधान का जनक कहा जाता है, हमारे संविधान का जनक कहा जाता है। इनकी इतनी महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए इन्हें संविधान का हमारे संविधान का जनक कहा जाता है, संविधान का निर्माता भी कह दिया जाता है। प्रारूप समिति ने प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद
21 फरवरी 1948 को अपनी रिपोर्ट संविधान सभा को सौंप दी। यानी कि प्रारूप समिति ने प्रारूप पर विचार किया, विमर्श किया और 21 फरवरी 1948 को अपनी रिपोर्ट संविधान सभा को सौंप दी। यानी कि ये जो BN राव ने बनाया प्रारूप, उस प्रारूप को चेक किया, सुधार किया इस समिति ने, प्रारूप समिति ने, और फाइनली ये जो समिति है 7 मेंबर की, इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया 21 फरवरी 1948 को। किसको दिया? संविधान सभा को दिया। इसके बाद 3 वाचन हुए, इसी पर डिस्कशन हुआ और इस 3 वाचन में देखिए 26 नवंबर 1949 को फाइनली जो है संविधान पारित या अंगीकृत किया गया। ठीक है, याद रखिएगा, पारित, अंगीकृत या अधिनियमित लिख देगा आपको। ठीक है, अधिनियमित तो भी यही होगा, अधिनियमित, क्योंकि हमारे उद्देशिका में यही सब वर्ड लिखा गया है, अधिनियमित। ठीक है, यही वर्ड लिखा गया है, ये किया गया, आप समझिएगा। यानी कि और इस दिन कौन सा तारीख था? 26 नवंबर को माघ शुक्ल सप्तमी और 2006 विक्रमी था। ये भी प्रश्न पूछता है एग्जाम में। विक्रम संवत का कौन सा दिन था? 2006, और माघ का महीना था और शुक्ल पक्ष था, सप्तमी तारीख था। ठीक है, और 26 नवंबर 1949 को हम लोग संविधान दिवस या विधि दिवस भी मनाते हैं। संविधान दिवस या विधि दिवस भी मनाते हैं। अब देखिए, जिस दिन संविधान बना यानी कि 26 नवंबर 1949 को, इस दिन संविधान सभा के कुल 284 सदस्यों ने, 284 सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किया। यानी कि आपसे पूछेगा जो फाइनली जो संविधान बना था, देखिए टोटल मेंबर तो आपका बहुत है, 324 मेंबर है, लेकिन क्या सभी ने साइन किया? नहीं, सभी ने साइन नहीं किया। इसमें से केवल 284 सदस्यों ने ही साइन किया। ठीक है, और संविधान को बनाने में कितना टाइम लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, यानी कि लगभग 3 वर्ष। 3 वर्ष से देखिए कितना, 12 दिन कम है, तो लगभग 3 वर्ष लगा। और बात करें इसमें संविधान बनाने में, तो याद रखिएगा UPSC में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान बनाने में 3 वर्ष से ज़्यादा का समय लगता यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 नहीं होता। अगर भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं होता तो संविधान बनाने में हम लोग को 3 वर्ष से ज़्यादा का समय लगता, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के लगभग 70% पार्ट या 2/3 भाग भारतीय संविधान में लागू किए गए हैं, उसको एज इट इज़ ले लिया गया है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डेट्स जो हमारे संविधान में बार बार यूज होता है। जैसे बात करें, हमसे पूछेगा कि राष्ट्रीय झंडा तिरंगा कब अपनाया गया, तो आंसर होगा 22 जुलाई 1947। बात देखिएगा, दरोगा इसका ये फेवरेट क्वेश्चन है, बिहार दरोगा का। इस टाइप का प्रश्न इसमें बहुत पूछा जाता है। जैसे 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय झंडा जो है तिरंगा, उसको अपनाया गया। और याद रखिएगा इसमें 3:2 होता है इसका, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो। याद रखिए, जो हमारा झंडा होता है उसमें लंबाई अगर 3 है तो चौड़ाई हमारा 2 होगा। लंबाई और चौड़ाई का रेशियो जो है अनुपात 3:2 होता है। जो हमारा झंडा है उसमें बीच में एक तीली होती है गोल, ठीक है, उसमें 24 तीली यूज होती है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कितनी तीलियाँ होती है? 24 तीलियाँ होती है। हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है उसका डिज़ाइन किसने तैयार किया गया था? उसका डिज़ाइन तैयार करने वाले थे पिंगली वेंकैया। कौन थे? पिंगली वेंकैया इसके डिज़ाइन तैयार करने वाले थे। और बात करें 22 जुलाई 1947 को झंडा गीत भी हमारा अपनाया गया था। झंडा गीत कौन है? पूछेगा कि हमारे देश का झंडा गीत कौन है, तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये हमारा विजय झंडा गीत है। और इसको भी, झंडा गीत को भी अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। लेकिन इस झंडा गीत को सर्वप्रथम कहाँ गाया गया था? 1925 के कानपुर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता करती है सरोजनी नायडू। ठीक है, और इसको लिखा किसने था? झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा को लिखने वाले थे श्यामलाल गुप्त पार्षद। इन्होंने झंडा गीत लिखा था। याद रखिएगा, हमारा राष्ट्रीय झंडा और झंडा गीत, इस दोनों को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। आगे बात करते हैं, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है। उसके 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। और इसी दिन, ये वही बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा, इस डेट को बहुत चीज़ होता है। इसी डेट को 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमारा देश का पहला राष्ट्रपति चुना जाता है। और इसी दिन राष्ट्रगान यानी कि जनगण मन को गाया गया और राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को अपनाया गया। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया और
वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में कब अपनाया गया? तो ये 24 जनवरी 1950। ये हमारा संविधान सभा का आखिरी बैठक था, सबसे लास्ट बैठक था। अगर आपसे प्रश्न पूछे तो टोटल कितने बैठक हुए, तो 11 बैठक हुए। लेकिन इस बैठक को अगर जोड़ दिया जाए तो 11 बैठक प्लस 1 12 बैठक। ठीक है, आंसर आपको 11 बैठक मारना है अगर एग्जाम में रहे, लेकिन ये आखिरी बैठक को भी अगर जोड़ लिया जाए तो हमारा टोटल 12 बैठक हो जाता है। आगे बात करते हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया। अब देखिए, इसी दिन हमारा संविधान क्यों लागू किया गया? क्योंकि 26 जनवरी को, इससे काफ़ी साल पहले, देखिए दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था वो रावी नदी के तट पर हुआ था। वहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, ये अध्यक्ष थे उस समय, इन्होंने कहा कि पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। इन्होंने कुछ मांगे रखी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अगर हमारी इस मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा हम अपने देश को स्वतंत्र मानेंगे, और इसीलिए 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, उस समय मनाया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। लेकिन इसी दिन, ये 26 जनवरी का जो दिन है, इस दिन को याद रखना हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। इसी दिन को याद रखने के लिए संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यानी कि देखिए, संविधान बन तो गया था आपको 26 नवंबर को, लेकिन संविधान 26 जनवरी को मनाया जाने लगा। क्यों? क्योंकि 1950 से 20 साल पहले 1930, यही ना, देखें 1930, 20 साल पहले 26 जनवरी के दिन ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू मनाए थे। इसीलिए 26 जनवरी के दिन ही हम लोग हम लोग संविधान को लागू किए। यही रीज़न है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान, इसी दिन को गणतंत्र दिवस कहा जाता है। याद रखिएगा, अगर 26 नवंबर 1948 का बात करें, 1948 था ना, देखिए 26 नवंबर 1949, ठीक है, इस दिन का अगर बात करें तो इस दिन संविधान बन गया था, बस लागू नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि लोग बोले कि इस दिन लागू नहीं करना है, हम लोग को 26 जनवरी को लागू करना है, क्योंकि ये दिन हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। इसी दिन 1930 में जवाहरलाल नेहरू हमारे देश का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाए थे। इसीलिए इस दिन को याद रखने के लिए इस दिन को नहीं मनाया गया। तो 26 नवंबर को हम लोग बोलते हैं संविधान दिवस या विधि दिवस, और 26 जनवरी को हम लोग क्या बोलते हैं? गणतंत्र दिवस। यही अंतर है। इस दिन हमारा संविधान लागू हो गया, पारित नहीं, लागू हो गया, एकदम अब चालू हो गया। और 26 जनवरी के दिन क्या हुआ? इस दिन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना कार्यभार सौंप दिया। जो भी कार्यभार था, जो हमारे गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी, इन्होंने अपना सारा कार्यभार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दे दिया, यानी कि हमारे राष्ट्रपति को दे दिया। गवर्नर जनरल का काम खत्म, राष्ट्रपति का काम स्टार्ट। यहीं से होता है, 26 जनवरी से स्टार्ट होता है। अब देखिए, आपसे पूछेगा कि गंगा का जो डॉल्फिन है, गैंगेटिक डॉल्फिन, उसको राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? तो 2010 में घोषित किया गया। ये भी प्रश्न पूछता है। अब देखिए, कुछ क्वेश्चन आपसे पूछता है कि प्रत्येक पृष्ठ को जितना भी संविधान, देखिए संविधान सभा को अपने हाथों से किसने लिखा था, ये भी प्रश्न पूछता है। देखिए, हम आगे लिखे हुए हैं, संविधान सभा को अपने हाथों से लिखने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? आगे हम लिखे, रुके हम दिखाते हैं आपको। कहाँ गया हमारा, हाँ आगे होगा, हाँ, मूल संविधान हस्तलिखित है। इसको अपने हाथों से लिखने वाले जो व्यक्ति हैं, इनका नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो इसको मैं वहीं पे लिख देता हूँ। देखिए, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको वहीं पे मैं लिख देता हूँ जहाँ पर ये चीज़ था। कहाँ गया? यहीं पर देखिए, हस्तलिखित है। जो मूल संविधान है हमारा हस्तलिखित है। हस्तलिखित है, किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। हमारे संविधान को अपने हाथों से लिखने वाले जो कैलीग्राफर हैं, सुलेखक, ये कौन है? सुलेखक, यानी कि इसका हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है, अपने हाथों से लिखा है इसने, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अब पूछेगा कि ये तो लिखे हैं, लेकिन सजाया किसने है? तो याद रखिएगा, प्रत्येक पृष्ठ को, इसका जितना भी पन्ना है, पृष्ठ है, उसको शांति निकेतन के कलाकारों ने सजाया। और ये याद रखिएगा, मूल संविधान हमारा इंग्लिश में बना था और इंग्लिश का हिंदी में अनुवाद किया गया है। या इसीलिए बहुत लोगों ने कहा कि संविधान का लैंग्वेज हिंदी में बहुत कलिष्ठ है, क्योंकि इंग्लिश का अनुवाद किया है हिंदी में।
तो बहुत सारे वर्ड आपको ऐसे मिलेंगे जो आपने सुना भी नहीं है। वो देश की खड़ी बोली में नहीं है, वो उसकी खड़ी बोली यहाँ की हम लोग जो जैसे नॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसमें संविधान नहीं लिखा गया है, एक कलिष्ठ लैंग्वेज में यूज़ किया गया है। इसीलिए संविधान को पढ़ना थोड़ा टफ हो जाता है, उसका लैंग्वेज थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और इसीलिए आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट भी हमारा उसी कलिष्ठ लैंग्वेज में लिखा गया था, जिसको पढ़ना काफ़ी टफ था। उसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। मूल जो था उसका, जो ओरिजिनल था, वो इंग्लिश में है, यानी कि मूल संविधान इंग्लिश में बनाया गया है, लेकिन उसका हिंदी में क्या किया गया, बाद में अनुवाद किया गया है। तो याद रखिएगा, आपसे पूछेगा संविधान सभा को जो संविधान हमारा बनाया था उसको हाथों से लिखे थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, और इसको सजाए कौन थे? सजाने वाले शांति निकेतन के कलाकार थे, जिसका नाम है राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस। ये प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछता है। आगे बात करते हैं। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं थे, यानी कि संविधान सभा में शामिल नहीं होने वाले कौन सी रियासत थी? तो याद रखिएगा, हैदराबाद। बाद में तो हैदराबाद को आप देखिएगा आपका मिलाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत में मिलाते हैं, ठीक है। संविधान सभा में एसटी सदस्यों की संख्या कितनी थी? ये थी 33। महिलाओं की हम बता चुके हैं, महिलाओं की संख्या 15 थी, लेकिन देश विभाजन के बाद महिलाओं की संख्या कितनी हो गई? 12 हो गई। और बात करते हैं आगे। गणतंत्र दिवस जो होता है वो 26 जनवरी को मनाया जाता है, और 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति जो है वो झंडा फहराते हैं कर्तव्य पथ पर। देखिए, ये प्रश्न में भी बहुत किसी को डाउट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि गणतंत्र दिवस के दिन झंडा फहराते हैं राष्ट्रपति, और स्वतंत्रता दिवस के दिन झंडा फहराते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। और स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री झंडा कहाँ फहराएंगे? लाल किला पर। लेकिन गणतंत्र दिवस के दिन, रिपब्लिक डे के दिन, राष्ट्रपति झंडा फहराएंगे कर्तव्य पथ पर। इस डाउट को भी आप क्लियर कर लीजिए। अब बात करते हैं, हमारा जो शक संवत है वो राष्ट्रीय कैलेंडर है। याद रखिएगा, हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर कौन है? शक संवत। और इस शक संवत को कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। आप एक काम कीजिएगा, आप इसी क्या बोलते हैं, ये जो नोट्स मैं आपको दूंगा, इस नोट्स का लास्ट में आप लोग क्या ऐड कर लीजिएगा, राष्ट्रीय वर्ड जहाँ लगा उसको लिख लीजिएगा। जैसे हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है, ठीक है। राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है। तो इस टाइप का चीज़ जो है, जो जिसमें राष्ट्रीय वर्ड लगा हुआ है, वो सारा चीज़ आप लोग एक जगह लिख लीजिएगा। इससे क्या होगा, आप लोग को आसानी होगा। जैसे देखिए, कमल है, तो कमल का हम लोग साइंटिफिक नाम क्या है वो भी लिख लीजिएगा। कमल को साइंटिफिक नेम में क्या बोलते हैं? बाघ को क्या बोलते हैं? पैंथेरा टिग्रिस बोलते हैं, ठीक है। मोर का साइंटिफिक नाम क्या है वो आप लोग वहीं पे लिख लीजिएगा। तो ये सब चीज़ भी एग्जाम में पूछता है। याद रखिएगा, हमारे देश का जो भी राष्ट्रीय चीज़ लगा हुआ, राष्ट्रीय वर्ड लगा हुआ है, वो सब एग्जाम में पूछता है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है, तो ये सब पूछता है। आगे बात करें तो राष्ट्रीय कैलेंडर जो हमारा क्या है, वो शक संवत है, और शक संवत को राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपनाया गया था 22 मार्च 1957 को। और मूल संविधान का बात करें तो इसमें 22 भाग था, 395 अनुच्छेद था और 8 अनुसूची था। लेकिन अभी कितना हो गया है, ये 22 भाग जो है वो बढ़कर 25 भाग हो गया है। 395 अनुच्छेद जो है वो बढ़कर 448 या अभी 450 प्लस भी लिख देता है कहीं 450 अनुच्छेद हो गया है, और 8 अनुसूची बढ़कर 12 अनुसूची हो गया है। तो सब आपको याद रखना है। संविधान सभा के सदस्यों को मूलतः 4 भागों में बांटा गया था, 4 भाग में डिवाइड किया गया था। याद रखिएगा, गांधीवादी, समाजवादी, उदारवादी और एकीकृत विचारधारा। देखिए, गांधीवादी, समाजवादी, उदारवादी और एकीकृत विचारधारा, ये गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी, इस तीनों को भी याद रखना आपको। देखिए, गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत देखिए क्या है, पंचायतों का गठन होगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाएगी, पिछड़े वर्गों का उत्थान किया जाएगा, और डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी के माध्यम से ग्रामीण और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा। अगर आर्टिकल का बात करें, आर्टिकल 40, 43, 43B, 46, 47 और 48, ये सारे आर्टिकल जो हैं वो गांधीवादी विचारधारा से ओतप्रोत हैं। समाजवादी विचारधारा का बात करें, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू मानते थे, समाजवादी विचारधारा के लोग थे, तो इसको यहाँ लिख देते हैं जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। गांधीवादी तो हो गया गांधी का विचारधारा, समाजवादी हो गया जवाहरलाल नेहरू। एकीकृत विचारधारा को मानते थे वल्लभ भाई पटेल।
आप समझिएगा। इसमें डीपीएसपी में आपको समाजवादी विचारधारा मिल जाएगा और आर्टिकल 39 भी आपको समाजवादी विचारधारा से संबंधित है। उदारवादी विचारधारा क्या है? उदारवादी वो होते हैं जो किसी भी चीज़ को मानने अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। अगर देश चेंज कर रहा है, लोगों में चेंज आ रही है, परिवर्तन आ रहा है, समय के साथ लोगों में परिवर्तन आना, उससे स्वीकार करते हैं उदारवादी लोग। ठीक है, जैसे मूल अधिकार, लोगों का अधिकार है, हर किसी को अधिकार मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए, वो उदारवादी विचारधारा है। मूल अधिकार है, वयस्क मताधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता है, समान न्याय है, कानून के समक्ष समता है, ये सभी चीज़ जो है आपका उदारवादी विचारधारा से ओतप्रोत है। एकीकृत विचारधारा का बात करें तो शक्तिशाली केंद्र की स्थापना करना, सेंटर जो हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, और ये माना था वल्लभ भाई पटेल ने। वल्लभ भाई पटेल ने लगभग 550 से ज़्यादा रियासतों को भारत में मिलाया, और इसके लिए वल्लभ भाई पटेल को इतना इनका महत्व है कि इनके जो डेट ऑफ क्या बोलते हैं, पुण्यतिथि ना, पुण्यतिथि को हम लोग कौन सा दिन मनाते हैं, पता नहीं 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, याद है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, थोड़ा सा दिमाग से उतर रहा है, उस डेट का नाम बताइएगा आप लोग, क्योंकि इन्होंने हमारे देश को एकीकृत करने में बहुत योगदान दिया था। तो क्योंकि एग्ज़ाम पूछता है कि वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद को कैसे मिलाया, ठीक है, जम्मू कश्मीर को कैसे मिलाया, इन्होंने और भी बहुत सारे रियासत है उसको कैसे मिलाया, ये पूछता है प्रश्न एग्ज़ाम में। चलिए अब आते हैं हम लोग कुछ अलग अलग प्रश्न जो है देखना बहुत। देखिए, हम लोग को दो चीज़ बहुत अच्छे से देखना है। एक तो है अंतरिम मंत्रिमंडल जो टेम्पोररी बना था उस समय 1946 में, और एक भारत का स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल। इस दोनों से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको कंपेयर करके पढ़ना है, दोनों को कंपेयर करके पढ़ना है। ठीक है, जैसे देखिए, सबसे पहले जो अंतरिम मंत्रिमंडल बनी थी, इसमें केवल 14 मंत्री थे। कितने मंत्री थे? 14 मंत्री का नाम आपको याद रखना, गिनिएगा तो यहाँ से आपको दिख जाएगा 1 2 3 4 5 पूरा 14 तक। ठीक है, 14 आपको है, बस 14 ज़्यादा नहीं याद रखना है। तो सब कौन कौन सा पद धारण करता था, किस किस विभाग के मंत्री थे, वो आपसे ये क्वेश्चन पूछता है। जैसे जवाहरलाल नेहरू क्या थे? परिषद के उपाध्यक्ष थे। जैसे यहाँ देखिए, ये परिषद के उपाध्यक्ष मतलब क्या है? परिषद यानी कि देखिए, उस समय जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था और एक वायसराय की कार्यकारिणी परिषद होती थी, तो वायसराय की जो परिषद थी उसके सदस्य कौन थे? अंतरिम सरकार के सदस्य थे। यानी कि ये जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, इसमें जितने भी मेंबर थे तो वो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे। और वो जो सदस्य परिषद थी, कार्यकारिणी परिषद, उसके अध्यक्ष थे कौन? वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, और उपाध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। यही बोल रहा है परिषद के उपाध्यक्ष। ठीक है, और राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले, राष्ट्रमंडल मामला और विदेशी मामला, इसमें जवाहरलाल नेहरू थे हमारे, ये विभाग इनको मिला हुआ था। गृह, सूचना और प्रसारण विभाग का बात करें तो ये मिला था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। देखिए, कंपेयर करके इसलिए पढ़ना है अंतरिम मंत्रिमंडल और प्रथम मंत्रिमंडल को, क्योंकि इस दोनों में बहुत चीज़ सेम है। जैसे देखिए, प्रथम मंत्रिमंडल में अगर बात करें तो जवाहरलाल नेहरू को क्या क्या मिला था? तो वो मिला था जवाहरलाल नेहरू को, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और क्या मिला था? देखिए यहाँ पर प्रथम विदेश मंत्री भी यही थे। देखिए यहाँ पर भी आपको विदेशी मामला जवाहरलाल नेहरू ही देख रहे हैं, यहाँ पर भी आपको विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू ही थे। और एक चीज़ मिला था जवाहरलाल नेहरू को, वो था वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री। यानी कि देश में कोई भी वैज्ञानिक रिसर्च हो रहा है, साइंटिफिक रिसर्च हो रहा है, उसके मंत्री भी हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। ठीक है, और बात करते हैं। देखिए, अब सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? गृह मंत्री थे, सूचना और प्रसारण मंत्री थे। यहाँ पर भी सेम वही, देखिए हम सेम लिख दिए, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो पहले थे वही बाद में है। जैसे देखिए, भारत का प्रथम गृह मंत्री तो वो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे, और ये भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री भी यही थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक पद जुड़ गया था प्रधानमंत्री के बाद, उप प्रधानमंत्री। अभी फ़िलहाल उप प्रधानमंत्री का पद नहीं है, इसीलिए उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और ये सूचना और प्रसारण मंत्री थे, जो पहले भी वही थे, सूचना और प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। और बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ गया? बस इतना ही है, दोनों सेम है। यानी कि अंतरिम मंत्रिमंडल में और भारत का प्रथम मंत्रिमंडल में, दोनों में जो मंत्री हमारे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही हैं। खाद्य एवं कृषि मंत्री का बात करें तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, सेम है। यहाँ पर भी आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री ही दिखेंगे, दोनों में, स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल और अंतरिम मंत्रिमंडल दोनों में सेम है। अब देखिए, जॉन मथाई का बात करें तो उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं। यानी कि
ये चेंज हो गए हैं। अंतरिम मंत्रिमंडल में ये उद्योग मंत्री थे, लेकिन बाद में ये रेल मंत्री बन गए थे। देखिए जॉन मथाई का बात करें, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, कहाँ गया, ये देखिए डॉक्टर जॉन मथाई, ये रेल एवं परिवहन मंत्री। इसका ट्रिक है उड़े उड़े, जॉन मथाई उड़े, यानी कि पहले ऊ से हो गया उद्योग मंत्री, रे से हो गया रेल मंत्री, यानी कि जॉन मथाई पहले उद्योग मंत्री थे, बाद में रेल मंत्री हो गए। ये ट्रिक आप लोग को याद रखना है अगर कोई चेंज होता है तो। जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम पहले श्रम मंत्री थे, बाद में सेम है, सेम यानी कि बाद में भी बाबू जगजीवन राम देखिए यहाँ पर श्रम मंत्री ही थे। सरदार बलदेव सिंह पहले भी रक्षा मंत्री थे, बाद में भी वो रक्षा मंत्री ही थे, इसलिए यहाँ पर हम सेम लिख दिए हैं। तो जिसमें हम सेम लिख दिए हैं उसको याद करने का जरूरत नहीं है। होमी जहांगीर भाभा, HC भाभा, होमी जहांगीर भाभा का बात करें तो पहले वो खान मंत्री थे, कार्य, खान और ऊर्जा मंत्री, ठीक है, लेकिन बाद में ये चेंज हो गए तो ये क्या बने, देखिए इसका ट्रिक है HC होमी जहांगीर भाभा खावा, भाभा खावा, यानी कि भाभा खावा, खा से हो गया खान मंत्री और वा से हो गया वाणिज्य मंत्री, यानी कि यहाँ पर जो वाणिज्य मंत्री बनेंगे, देखिए वाणिज्य मंत्री वो HC भाभा बनेंगे, होमी जहांगीर भाभा बनेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो पहले कार्य एवं खनन मंत्री थे ये बना कौन, देखिए कार्य और खनन मंत्री बने थे नरहर विष्णु गाडगिल, नरहर विष्णु गाडगिल, ये नए व्यक्ति को दिया गया। लियाकत अली का बात करें, लियाकत अली खान, तो ये वित्त मंत्री थे, शायद ये पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री भी बने, तो बाद में वित्त मंत्री का काम इसको नहीं दिया गया। बाद में वित्त मंत्री किसको दिया गया, के षणमुखम चट्टी, के षणमुखम चट्टी। तो ये प्रश्न पूछता है कि भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, के षणमुखम चट्टी। लेकिन आपसे पूछेगा कि भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये वित्त मंत्री है, यहाँ पर वित्त मंत्री है और ये वित्त आयोग का अध्यक्ष है। तो भारत का प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी, केसी नियोगी। और ये प्रश्न ये इनको एक मंत्री का पद भी दिया गया था, राहत और पुनर्वास मंत्री, राहत और पुनर्वास मंत्री भी दिया गया था ये भारत का प्रथम मंत्रिमंडल में। कुछ और प्रश्न इसी टाइप से पूछा जाता है कि पहले हमारे कैग कौन थे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये थे वी नरहरि राव, वी नरहरि राव। पहला जो पद है वो ज़रूर पूछा जाता है। पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे, तो MC सीतलवाड़, MC सीतलवाड़। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो ये थे सुकुमार सेन। और पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, GV मावलंकर, GV मावलंकर। इस टाइप का प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, जो अगर आपको पता है तो आपको 1 नंबर देके जाएगा, गलत किए तो आपका नंबर काट लेगा। तो वित्त मंत्री और वित्त आयोग के अध्यक्ष में आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है। आगे बात करते हैं, लियाकत अली खान अगर वित्त मंत्री थे तो यहाँ पर वित्त मंत्री कौन थे, RK षणमुखम चट्टी। उसके बाद रेलवे एवं परिवहन मंत्री आशफ अली थे यहाँ पर, लेकिन वहाँ पर हम बता दिए जॉन मथाई उड़े, यानी कि पहले उद्योग मंत्री बाद में रेल मंत्री, यानी कि यहाँ पर जो रेल मंत्री होंगे वो आपको जॉन मथाई ही होंगे, तो इसलिए आपको इसके लिए दिक्कत नहीं लेना है। डाक एवं वायु मंत्री कौन थे, अब्दुल रब निस्तार। अगर ये प्रश्न पूछता है तो बहुत लोग 90% लोग को ये याद नहीं रहता है, डाक और वायु मंत्री, जिसका बाद में पोस्ट नहीं था, बाद में ये डाक मंत्री वाला पोस्ट नहीं था, ठीक है। आगे बात करते हैं, आसफ अली हो ही गया है। C राजगोपालाचारी, C राजगोपालाचारी पहले शिक्षा मंत्री थे, लेकिन अंतरिम गवर्नमेंट में, इंटरिम गवर्नमेंट में ये शिक्षा मंत्री थे, लेकिन बाद में हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री कौन बने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। शिक्षा मंत्री अगर आपसे पूछेगा देश के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो वो हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। लेकिन अगर आपसे बोल देगा अंतरिम सरकार में, अंतरिम मंत्रिमंडल में हमारे शिक्षा मंत्री कौन थे, शिक्षा मंत्री और कला मंत्री, ये थे C राजगोपालाचारी, जो अंतिम गवर्नर जनरल भी थे, अंतिम गवर्नर जनरल। आगे बात करें, हमारे वाणिज्य मंत्री कौन है, I चुंदरीगर। लेकिन बाद में वाणिज्य मंत्री कौन होते हैं, होमी जहांगीर भाभा, ये वाणिज्य मंत्री होते हैं। स्वास्थ्य मंत्री का बात करें तो अंतरिम गवर्नमेंट में गजनफर अली खान ये स्वास्थ्य मंत्री थे, लेकिन बाद में जो हमारी पहली स्वास्थ्य मंत्री होती है वो होती है राजकुमारी अमृत कौर। देखिए राजकुमारी अमृत कौर ये भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री होते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री। तो ये पहला वाला जो वर्ड है ना, ये आपको जरूर याद रखना है, ये स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल, ये तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है अंतरिम गवर्नमेंट का। उसके बाद बात करें विधि या इसी को कानून भी बोलते हैं। पहला अंतरिम गवर्नमेंट में विधि मंत्री कौन थे, जोगेंद्र नाथ मंडल। लेकिन बाद में जब देश आज़ाद होता है तो हमारे विधि मंत्री या कानून मंत्री बात करें, भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बन जाते हैं। ये हमारे देश, इन्हीं को संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। और बात करते हैं तो ये यहाँ तक हो गया, जितना भी हम लोग अंतरिम गवर्नमेंट वो देख लिए। अब प्रथम मंत्रिमंडल में जो हम लोग नहीं देखे हैं उसको पढ़ लेते हैं। जैसे देखिए
जैसे हम लोग आपका उद्योग और आपूर्ति मंत्री नहीं देखे हैं, तो हमारा उद्योग और आपूर्ति मंत्री का बात करें तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, श्रम मंत्री पढ़ ही लिए, वैज्ञानिक व्यवस्था पढ़ ही लिए। संचार मंत्री, देखिए संचार मंत्री, पहले संचार मंत्री का पद नहीं था, बाद में जो संचार मंत्री हुआ वो बने रफ़ी अहमद किदवई, रफ़ी अहमद किदवई। ठीक है, और बाकी सब हम लोग लगभग देख ही लिए हैं। तो ये था आपका अंतरिम सरकार और स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल। हमेशा आप इसको कंपेयर करके पढ़िए, एक दूसरे को बगल में रख के पढ़िए, एग्ज़ाम से पहले रिवीजन कर लीजिए। आगे बात करते हैं संविधान के स्रोत, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको मैंने क्यूआर सीरीज़ में भी पढ़ाया था। अगर आप मेरा क्यूआर सीरीज़ देखिएगा तो वहाँ पर भी मैंने इस चीज़ को क्लियर किया है, लेकिन फिर से मैं आपको बता देता हूँ। संविधान के जो स्रोत हैं, भारत में लगभग 60 देशों का अवलोकन किया है। भारत का संविधान बनाने के लिए लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया और उन संविधान के अवलोकन करने से कुछ चीज़ जो भारत को वहाँ से अच्छा लगा उस चीज़ को उन्होंने अपनाया। जैसे ब्रिटेन से क्या क्या लिया है देख सकते हैं। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है, जहाँ भी संसद वर्ड यूज हो जाए वो ब्रिटेन से लिया है। जैसे संसदीय विशेषाधिकार, ये भी ब्रिटेन से लिया है। स्पीकर एंड इट्स रोल, यानी कि जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष, वो भी आपको ब्रिटेन से लिया गया है। परमाधिकार लेख, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। विधि का शासन, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। विधायी प्रक्रिया, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप, ये भी आपको ब्रिटेन से लिया गया है। कैबिनेट प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। और द्विसदनीय व्यवस्था, ये भी आपको ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, संसद या सदन हो वो ब्रिटेन का ये ट्रिक है। आगे आते हैं यूएसए यानी कि अमेरिका से। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है तो हम आपको बताए थे, प्रस्तावना जो है वो अमेरिका से लिया गया है, जब आपको पहले बताया है। लेकिन आपको कमेंट करना है प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा देखिए आगे आएगा। जैसे राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होगा, ये आर्टिकल 53 का 2 बोलता है ना, कमेंट कीजिएगा, 53 का 2 बोलता है ना, तो ये यूएसए से लिया गया है। मूल अधिकार जो का बात करें ये यूएसए से लिया गया है। लेकिन मौलिक कर्तव्य का बात करें तो ये यूएसएसआर से लिया गया है। योजना आयोग भी यूएसएसआर से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो चलेगा, महाभियोग, इम्पीचमेंट भी आपका यूएसए से लिया गया है। इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ, ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ, ये भी आपको यूएसए से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, देखिए न्यायपालिका वर्ड कहीं भी आ जाएगा वो यूएसए से ही होता है। जैसे न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी आपको यूएसए से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद भी आपको यूएसए से है और ये कहता है कि उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा। ठीक है, और उसके बाद बात करें लिखित संविधान, ये भी आपका यूएसए का है। यूएसए का संविधान लिखित है और विश्व का सबसे छोटा संविधान है। इसको बनाने में केवल 4 दिन लगे थे, 4 दिन या 4 महीना, एक बार देख लीजिएगा, शायद हम भूल रहे हैं। कनाडा का संविधान का बात करें तो सशस्त्र केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, यानी कि ये जो क्वासी फेडरल व्यवस्था जो है ये कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना जो आर्टिकल 248 बोलता है, ये भी आपको कनाडा से लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्यों के उपराज्यपाल की नियुक्ति, ये भी आपको कनाडा से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ये भी आपको कनाडा से लिया गया है। केंद्र तथा राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर भी आपका कनाडा से लिया गया है। आपको इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन हो जाता है वो मैं बता देता हूँ। ये जो आपको शक्ति का विभाजन है ये क्वासी फेडरल, ठीक है, और अवशिष्ट शक्तियाँ, ये 3 आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कनाडा का। और बात करते हैं आयरलैंड से तो सब इम्पोर्टेंट है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी, ये बड़ा क्वेश्चन पूछता है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया तो आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति जो हम लोग पढ़े ना, एकल संक्रमणीय पद्धति, ठीक है, वो आपका आयरलैंड से ही लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, देखिए राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन आपका आयरलैंड से लिया गया है। चुनाव नहीं, नामांकन, जो नॉमिनेशन होता है, नॉमिनेशन, वो आपको आयरलैंड से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, देखिए ऑस्ट्रेलिया का ट्रिक है संप्रसम, ट्रिक है, ये ट्रिक को भी याद रखिएगा। सम प्रसम व्या, सम से हो गया समवर्ती सूची, प्र से हो गया प्रस्तावना की भाषा, संघ से हो गया संयुक्त बैठक, व्या से हो गया व्यापार और वाणिज्य। तो यही 4 है, इसका ट्रिक है। तो सबसे पहले हो गया आपका समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा और
दोनों सदनों का संयुक्त बैठक, अभी तक 3 बार संयुक्त बैठक आयोजित किया गया है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एक तो दहेज वाला था, एक आतंकवाद निरोधी था, और एक और जो था वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 3 बार संयुक्त बैठक अभी तक हुआ है, कमेंट करके बताइएगा। और ये है व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता भी आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आगे बात करते हैं फ्रांस से क्या लिया गया है। फ्रांस से लिया गया है आपका गणतंत्रात्मक व्यवस्था, यानी कि रिपब्लिक जो सिस्टम है वो आपका फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये जो आपका वर्ड है ये आपका फ्रांस से लिया गया है। और याद रखिएगा, फ्रांसीसी क्रांति का ये नारा था। ये आपको क्या था, फ्रांसीसी क्रांति जो नेपोलियन बोनापार्ट के समय हुआ था उसका नारा यही था। ठीक है, आगे बात करते हैं यूएसएसआर, यानी कि रूस से क्या क्या लिया गया, 3 चीज़ लिया गया है। जो 3 न्याय का बात किया गया था ना, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, SEP। ठीक है, यानी कि सामाजिक न्याय, इकोनॉमिक आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। 3 को जो न्याय प्रस्तावना में जो जिक्र है, प्रस्तावना में इसी 3 न्याय का जिक्र है। और ये न्याय जो है आपका USSR से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य, देखिए मूल अधिकार आपका अलग जगह से लिया गया। देखिए मूल अधिकार आपका USA से लिया गया है, लेकिन मौलिक कर्तव्य आपका USSR यानी कि रूस से लिया गया है। पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान भी आपका कहाँ से लिया गया है, USSR से लिया गया है। आगे बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से आपको संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। जो संशोधन है उसकी प्रक्रिया जो है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है वो आपको यहीं से दक्षिण अफ्रीका से लिए गए। लेकिन अगर नामांकन का बात करें, नामांकन तो आयरलैंड हो जाएगा। देखिए राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आयरलैंड। तो इतनी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। और देख लेते हैं जर्मनी का वीमर संविधान। देखिए जर्मनी का संविधान का नाम है वीमर। ब्रिटेन का क्या है, ब्रिटेन का जो संविधान है वेस्टमिंस्टर मॉडल। सबका संविधान का एक अपना अपना मॉडल है। जर्मनी का संविधान को वीमर संविधान कहते हैं। और इससे हम लोग क्या क्या लिए हैं, एक तो इमरजेंसी का प्रोविज़न, आपातकाल के समय जो मूल अधिकार हम लोग का ख़त्म हो जाता है वो चीज़ लिया गया है। कहाँ से, वो चीज़ लिया गया है आपका जर्मनी से। आपातकाल के समय मूल अधिकार का समापन और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस बाय लॉ, ये आपका जापान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान से लिया गया है। तो चलिए इतना सारा चीज़ था। अब देखिए कुछ समितियां हैं जो हम लोग को याद रखनी है। कुछ समितियां, जैसे कि देखिए कुछ बड़ी बड़ी समितियां हैं, कुछ छोटी छोटी समितियां हैं। सारी समितियों को देख लेते हैं, उस समिति के अध्यक्ष कौन थे वो भी देख लेते हैं। जैसे बात करें संविधान सभा के कार्यकारिणी संबंधी समिति, कार्यकारिणी संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन है, GV मावलंकर। और यही थे हमारे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, GV मावलंकर ही थे। आगे बात करें संचालन या प्रक्रिया नियम संबंधी समिति जो है, इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यही वित्त और कर्मचारी समिति या वित्त और स्टाफ कमेटी के भी मेंबर थे। कौन, राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन संबंधी समिति के अगर अध्यक्ष का बात करें तो ये KM मुंशी। और ये KM मुंशी जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के भी मेंबर थे। ठीक है, प्रारूप समिति के भी मेंबर थे। और बात करें संघीय, कहीं भी आपका संघीय वर्ड यूज हो गया आपको जवाहरलाल नेहरू मारना है। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है, जवाहरलाल नेहरू। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है, जवाहरलाल नेहरू। और राज्य समिति के अध्यक्ष भी कौन है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, लेकिन प्रांत वर्ड यूज हुआ तो वहाँ पे वल्लभ भाई पटेल मारना। जैसे प्रांतीय संविधान समिति, जैसे संघीय संविधान समिति में जवाहरलाल नेहरू और प्रांतीय संविधान समिति में वल्लभ भाई पटेल। और मौलिक अधिकार का समिति में इन्हीं को मिला था अध्यक्ष। अल्पसंख्यक समिति यही थे। परामर्श समिति या इसी को बोल सकते हैं क्या, सलाहकार समिति में भी वल्लभ भाई पटेल। जनजातीय क्षेत्र संबंधी समिति के भी अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल। और प्रांतीय संविधान समिति के वल्लभ भाई पटेल। इतने सारे चीज़ के जो अध्यक्ष थे वो वल्लभ भाई पटेल थे। और देखिए प्रारूप समिति या इसी को हम लोग मसौदा या पांडुलिपि समिति भी कहते हैं, इसके अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर। याद रखिएगा प्रारूप समिति कब बना था, 29 अगस्त 1947। डेट भी याद रखना है, 29 अगस्त 1947। ये डेट आपको एकदम एग्जैक्ट याद रखना है, बहुत ज़रूरी है, प्रश्न भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। आगे बात करें राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडहॉक कमेटी। एडहॉक कमेटी जो होता है वो टेम्पोररी होता है, यानी कि कुछ समय के लिए बनाया जाता है, बाद में उसको नष्ट कर दिया जाता है। जैसे लगा कि अभी हम लोग को कोई कमेटी की ज़रूरत है, देश में मुद्रास्फीति बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, इसके लिए कोई समिति बनाएं। और
वो समिति बनेगा, अपना रिपोर्ट देगा, वो समिति ख़त्म हो जाएगा। तो वो जो टेम्पोररी कमेटी होता है वो उसको बोलते हैं हम लोग एडहॉक कमेटी। जैसे मान लीजिए वित्त आयोग कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, वो हमेशा हर साल अपना अपना रिपोर्ट देगा। तो वित्त आयोग कभी ख़त्म नहीं होगा, 5 साल के लिए उसका चुनाव होता है। उसी तरह जो एक कमेटी होती है जो कुछ देर के लिए बनती है उसको तदर्थ समिति बोलते हैं, ठीक है। और जैसे उसके अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के साथ समझौता वार्ता समिति, इसके अध्यक्ष भी थे राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद बात करें अल्पसंख्यकों संबंधी उप समिति, जैसे देखिए अल्पसंख्यक का समिति का अगर बात करें तो उसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। लेकिन इसकी जो उप समिति थी, उप समिति इसके अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। और ये एच.सी. मुखर्जी जो थे ये संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी थे। हमारे अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। अगर हम लोग बात करें तो 3 बार हुआ था, 9 अगस्त, 11 अगस्त और 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर, ये तीनों 1946 का बात है। 9 दिसंबर को क्या होता है? संविधान सभा की पहली बैठक होती है और इस दिन सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। 11 दिसंबर को क्या होता है? दूसरी बैठक होती है और इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का परमानेंट जो है स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है और उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी को चुना जाता है। और 13 दिसंबर का जो डेट है यहाँ तीसरी बैठक होती है और इसी दिन जवाहरलाल नेहरू जो है उद्देशिका प्रस्ताव पारित करते हैं। तो ये डेट आपको याद रखना है। मौलिक अधिकार संबंधी उप समिति का बात करें तो ये जे.बी. कृपलानी इसके अध्यक्ष थे और ये जे.बी. कृपलानी झंडा समिति के भी अध्यक्ष थे। और बात करें प्रारूप संविधान की विशेष जांच समिति का बात करें तो ये अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जो हैं इसके अध्यक्ष थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ये प्रारूप संविधान के विशेष जांच समिति जो है उसके ये अध्यक्ष थे। कुछ और समितियां हैं जिसको अभी यहाँ हम लोग आगे देख लेते हैं। हाँ देखिए यहाँ पर लघु समितियाँ, कुछ लघु समितियाँ हैं, इसको भी देख लेते हैं। जैसे नागरिकता पर तदर्थ समिति, नागरिकता पर तदर्थ समिति का बात करें तो इसके अध्यक्ष थे एस वर्दाचारी। और ये याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट पर तदर्थ समिति जो बनी थी उसके भी अध्यक्ष यही थे। आगे बात करें उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र और असम उप समिति, इसका बात करें नॉर्थ ईस्ट का बात करें ये है ए.वी. ठक्करी। नॉर्थ ईस्ट को सब ठग लेता है ना, वहाँ पे विकास नहीं करता है तो वो ठक्करी हो जाएगा, ठीक है। और बहिष्कृत, जो बहिष्कृत होते हैं उसको लोग ठग लेता है। बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत उप समिति इसके अध्यक्ष हैं ए.वी. ठक्करी, ठीक है। साख कमेटी के अध्यक्ष कौन है? कृष्णा स्वामी अय्यर। सदन कमेटी का बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया। और ये मुख्य आयुक्तों के प्रांतों पर जो समिति बनी थी उसके भी अध्यक्ष यही थे, पट्टाभी सीतारमैया। व्यापार समिति का आदेश अगर बात करें तो उसके अध्यक्ष कौन थे? के.एम. मुंशी। राष्ट्रीय ध्वज पर बात करें, नेशनल हम लोग का जो फ्लैग है राष्ट्रीय ध्वज, उस पर एक तदर्थ समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों पर जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे जी.वी. मावलंकर। संघ के संविधान के वित्तीय प्रावधानों पर विशेषज्ञ समिति, ठीक है, इसके अध्यक्ष बने थे नलिनी रंजन सरकार। भाषाई प्रांत आयोग का बात करें तो इसके अध्यक्ष थे एस के धर। प्रेस दीर्घा समिति का बात करें इसके अध्यक्ष थी उषा नाथ सेन। संविधान के मसौदे की जांच के लिए एक विशेष समिति बनी थी जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तो ये इतने सारे कंसेप्ट हैं जिसको आपको पढ़ना था। अब बात करते हैं, देखिए हमारा जो मूल संविधान है वो हस्तलिखित है, हैंड रिटेन था, जिसको लिखा किसने था? अपने हाथों से लिखा था, वो था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। आपको कमेंट करके बताना है कि इसको जो है शांति निकेतन के 2 कलाकार ने सजाया था। हाथों से लिखा था इन्होंने लेकिन सजाया था उन दोनों का नाम आपको कमेंट करके बताना, मैंने आपको बताया था। आगे बात करें हम लोग, ठीक है, भारतीय संविधान की कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं। जैसे परिस्थिति के अनुसार इसमें संशोधन किया जा सकता है, यानी कि हमारा संविधान ऐसा है जिसमें अगर कभी लगा कि हाँ कुछ इसमें त्रुटियां हैं तो परिस्थिति के अनुसार इसमें संशोधन किया जा सकता है। इसी पर हमारे संविधान के निर्माता जो भीमराव अम्बेडकर हैं उनका एक कथन है, वो कथन देख लीजिए। भारतीय संविधान व्यावहारिक है, इसमें परिवर्तन की क्षमता है और शांति काल तथा आपातकाल में देश की एकता और को बनाए रखने के लिए भी सामर्थ्य है। ये हमारे भीमराव अम्बेडकर का कथन है। सत्ता की अंतिम शक्ति किसमें है? जनता में शामिल है। ये भी हमारे भीमराव अम्बेडकर का कथन है, ठीक है। आगे बात करें प्रस्तावना का, बात करें तो प्रस्तावना जो है वो मौलिक उद्देश्यों और लक्ष्यों को दर्शाया गया है। तो यानी कि हमारे जो संविधान है उसमें एक प्रस्तावना भी उसकी एक विशेषता है। भारतीय संविधान विधि के शासन की स्थापना करते हैं, यानी कि भारत में संविधान जो है वो सबसे ऊपर है, सर्वोच्च है, संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है। भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी उसमें एकात्मक लक्षणों का प्रधानता है, यानी कि वो संघात्मक भी है और एकात्मक भी है, इसलिए इसको अर्ध संघात्मक कहा गया है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वासी फेडरल। आपसे पूछेगा कि क्वासी फेडरल शब्द जो है क्या इसका चर्चा कहीं भी संविधान में है? नहीं है।
क्वासी फेडरल शब्द जो है ये केसी व्हीयर ने दिया था। किसने दिया था? केसी व्हीयर ने दिया था। ये प्रश्न पूछता है तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। देखिए संविधान में कहीं भी, हाँ देखिए क्वासी फेडरल शब्द का यूज है लेकिन फेडरल शब्द का यूज नहीं है। देखिए संविधान में कहीं भी बजट और फेडरलिज्म ये दो शब्द का यूज नहीं किया गया है। बजट शब्द का यूज हमारे संविधान में नहीं किया गया है और कहीं भी फेडरलिज्म शब्द का यूज भी हमारे संविधान में नहीं किया गया है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो किया क्या गया है, देखिए कुछ शब्द हैं जो कुछ लोगों ने दिया है। जैसे आपसे पूछ देगा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये शब्द किसने दिया? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। देखिए फेडरलिज्म शब्द नहीं है लेकिन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म शब्द है। इसको देने वाले कौन थे? ग्रेनविले ऑस्टिन। देखिए ग्रेनविले ऑस्टिन जो थे, इनकी एक बुक थी जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पूछेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नामक बुक किसने लिखा है? ग्रेनविले ऑस्टिन। और ये ग्रेनविले ऑस्टिन ने ही कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नामक शब्द दिया था। इस पुस्तक में इन्होंने क्या बताया? देखिए इस पुस्तक में ऑस्टिन, जो ग्रेनविले ऑस्टिन है, इन्होंने बताया कि संविधान सभा मुख्यतः 3 सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला सर्वसम्मति यानी कि सबकी सहमति, कंसेंसस। दूसरा समायोजन यानी कि एकोमोडेशन। तीसरा परिवर्तन के साथ चयन, यानी कि अगर लगेगा कि परिवर्तन करना है तो परिवर्तन करेंगे लेकिन उसमें भी लोगों का चयन, लोगों का तथ्य मांगेंगे और उसमें हम लोग सेलेक्ट करेंगे। आर्ट ऑफ सिलेक्शन एंड मॉडिफिकेशन, ये भी ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा है। आगे बात करते हैं बार्गेनिंग फेडरलिज्म। देखिए अब यहाँ वर्ड आता है बार्गेनिंग फेडरलिज्म, ये शब्द, और फेडरलिज्म विथ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, ये दो शब्द। अगर बार्गेनिंग फेडरलिज्म शब्द का बात करें तो ये दिया था मॉरिस जोन्स। और फेडरलिज्म विथ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी ये शब्द दिया था आइवर जेनिंग्स। तो ये आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो मैं कह सकता हूँ गारंटी के साथ कि 99% लोग इसका आंसर नहीं देंगे। आगे बात करते हैं रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, ये RBI जारी करता है। इकोनॉमिक सर्वे हमारा वित्त मंत्रालय या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह सकते हैं, वो जारी करता है। नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स ये CSO जारी करता है। ये CSO वही है जो हमारा राष्ट्रीय आय भी जारी करता है, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय यही निकालता है। उसके बाद बात करें होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI, ये हमारा उद्योग मंत्रालय निकालता है। ये कमेटी तो बता ही दी है। आगे आते हैं, देखिए अब कुछ प्रश्न है जिससे पूछता है यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट में क्या अंतर है, यानी कि एकात्मक सरकार और संघात्मक सरकार में क्या अंतर है, आपको ये पता होना चाहिए। यूनिटरी गवर्नमेंट में आपको एक सरकार होगी जो कि केवल केंद्र सरकार होगी, एक सरकार है केंद्र सरकार। जबकि संघात्मक फेडरल गवर्नमेंट में क्या होगा, 2 सरकार होगी, यानी कि वहाँ पर केंद्र सरकार भी होगी और राज्य सरकार भी होगी। एकात्मक सरकार में एकल नागरिकता का प्रावधान है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ऐसे किसी चीज़ का उल्लेख नहीं किया गया है। इसमें आपको एक संविधान है यूनिटरी गवर्नमेंट में। और फेडरल गवर्नमेंट में क्या होगा, इसमें शक्ति का विकेंद्रीकरण है, पावर को डिवाइड किया गया है, केंद्र है, राज्य है, ये है, शक्ति का विकेंद्रीकरण है, लेकिन संविधान की सर्वोच्चता है। संविधान जो है वो सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है। इसमें संविधान का लचीलापन है, संविधान को उतना स्ट्रांग नहीं बनाया गया है, लेकिन इसमें संविधान को कठोर बनाया गया, क्योंकि संविधान ही सर्वोच्च है तो इसको पालन करने के लिए संविधान को कठोर बनाना पड़ेगा। ये हमारा फेडरल गवर्नमेंट कहता है कि हम लोग पावर तो डिवाइड करेंगे केंद्र और राज्य में, लेकिन अगर दोनों में मतभेद होगा तो पावर हमेशा केंद्र के पास ज़्यादा होगा, इसलिए केंद्र को स्ट्रांग बनाएगा, संविधान को स्ट्रांग बनाएगा। आगे बात करते हैं एकीकृत न्यायपालिका, यानी कि न्यायपालिका जो है वो इंटीग्रेटेड है, लेकिन इसमें न्यायपालिका इंटीग्रेटेड नहीं है, स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। इसमें बात करें, इसमें द्विसदनात्मक व्यवस्था है, यानी कि एक लोकसभा होगा, एक राज्यसभा होगा, यानी कि एक अपर सदन होगा, एक लोअर सदन होगा। लेकिन इसमें बात करें, इसमें आपको क्या है, आपातकालीन व्यवस्था है आपको एकात्मक सरकार में, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं है। अखिल भारतीय सेवाओं का जो सृजन है वो आपको एकात्मक सरकार में ही आता है। और रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन का बात करें तो वो हमारा फेडरल गवर्नमेंट में आता है। तो इतनी सारी जो आपका कंसेप्ट है जो आपको यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट में आपको समझना है। अब आते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम, इसको समझ लेते हैं। यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या अंतर। देखिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहाँ यूज होता है, ये यूज होगा आपका USA में, USA, ठीक है, USA में यूज होगा। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ होगा, संसदीय प्रणाली, ये आपको ब्रिटेन से लिया गया है और ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल से लिया गया है। अब समझिए दोनों में अंतर क्या है। ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम बोलता है एकल कार्यपालिका होगी, यानी कि जो हमारी एग्जीक्यूटिव होगी वो एक ही होगी। लेकिन इसमें क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में 2 होगी, राज्य और केंद्र के लिए दोहरी कार्यपालिका होगी।
समझ में आ गया। अब देखिए इसमें क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में निचला सदन लोकसभा भंग हो सकता है, लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो अमेरिका है वहाँ पे निचला सदन भंग नहीं किया जा सकता है। 2 साल मतलब सॉरी, अगर इसका टेन्योर है 5 साल तो 5 साल तक भंग नहीं किया जा सकता है। अब समझिएगा, कार्यपालिका जो है वो विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है, यानी कि एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेटिव के प्रति जवाबदेह होता है। लेकिन इसमें क्या है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेटिव के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। यानी कि अगर विधायिका कोई कानून बनाई तो कार्यपालिका को वो मानना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या, विधायिका कोई कानून बनाई, कार्यपालिका उसको माने या नहीं माने वो उसके विवेक पर डिपेंड करता है। मंत्री जो है वो संसद के सदस्य होते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में। इसमें मंत्री बनने के लिए आपको संसद का सदस्य होने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कहता है। इसमें आपको कार्यकाल निश्चित होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, लेकिन इसमें कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। जैसे अगर निचला सदन आपको भंग हो जाए, मान लीजिए भंग हो गया, तो 5 साल का अगर कार्यकाल तो 5 साल से पहले भी खत्म हो सकता है। लेकिन इसमें है अगर 5 साल है, 5 साल चलेगा ही। आपने अगर सरकार चुनी है, आपको झेलना पड़ेगा 5 साल। ये आपको यानी कि अधिक निरंकुश है, कहीं ना कहीं आप 5 साल झेल रहे हैं सरकार को, आपको पसंद नहीं है तो ये अधिक निरंकुश है, तानाशाह है। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम कम निरंकुश है, क्योंकि आपको नहीं पसंद आया, बीच में सरकार भंग हो सकती है। अगला बात करें, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन यहाँ पर क्या है, मंत्री विशेष रूप से राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होते हैं, जिनके पास किसी भी समय बर्खास्त करने का अधिकार होता है। और ये विधायिका के समक्ष रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, राष्ट्रपति के समक्ष रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये था अंतर हमारा प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम में अंतर। आगे बढ़ते हैं, हमारा कुछ और चीज़ देख लेते हैं जो हमारा बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या है। पहला ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास शक्ति है कि वह किसी भी संवैधानिक कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, और इसी को क्या बोलते हैं, जुडिशियल रिव्यू। यानी कि जुडिशियल रिव्यू के द्वारा सुप्रीम कोर्ट जो है किसी भी कानूनी चीज़ को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। जैसे देखिए 99वां संविधान संशोधन आया था 2015 में, वो उसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। क्यों, देखिए जो हम लोग का सुप्रीम कोर्ट है और जो हमारा हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो जज है उसकी नियुक्ति की जाती है कोलोजियम प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, कोलोजियम प्रक्रिया के द्वारा। लेकिन कोलोजियम प्रक्रिया को हटाकर अब जो है 99वां संविधान संशोधन के द्वारा ये लाया गया, ये 2015 में आया था कि अब जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग करेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहना है ना, पहले का जो कोलोजियम प्रक्रिया था ये सही था, ये आपको संवैधानिक है, जबकि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो है ये असंवैधानिक है। तो इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट कभी भी नहीं चाहती है कोलोजियम प्रक्रिया ख़त्म हो, क्योंकि कोलोजियम प्रक्रिया कहीं ना कहीं आपका नेपोटिज्म पर आधारित होती है। जज का बेटा जज बन जाता है, आप देखिएगा मैक्सिमम होता है। तो कभी भी जज ये चाहेगा, कभी नहीं चाहेगा कि कोलोजियम प्रक्रिया ख़त्म हो। मुझे ये लगता है ये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो है वो सही हो सकती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो इसमें कुछ कहना गलत होगा। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास शक्ति है कि वह किसी भी संवैधानिक कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है थ्रू जुडिशियल रिव्यू। अब से देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड वेरियस प्रोविजन टू इंश्योर जुडिशरी इंडिपेंडेंस। हमारा जो संविधान है भारत का, वो बहुत ऐसा तरीका अपनाया है जिससे हमारी जुडिशरी जो है, जो न्यायपालिका जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाए। जैसे सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ द जजेज का जो टेन्योर है, जैसे हाई कोर्ट का बात करें और सुप्रीम कोर्ट का बात करें, हाई कोर्ट का जजेज का जो टेन्योर है वो या तो 62 साल या 5 ईयर, ये हाई कोर्ट का जजेज का है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जज का बात करें तो वो है 6 साल या 65 साल। हाई कोर्ट का जज का है 5 साल या 62 साल, और सुप्रीम कोर्ट का है 6 साल या 65 साल। तो ये अंतर है। ठीक है, तो ये तय किया गया। आगे बात करें, फिक्स्ड सर्विस कंडीशन फॉर द जजेज। सर्विस का एक कंडीशन है, कुछ शर्त है, अगर वो शर्त पालन नहीं करते हैं तो आपको हटा दिया जाएगा। ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड, यानी कि जितने भी हमारा सुप्रीम कोर्ट का जो पैसा है, या जजों को पैसा दिया जाएगा या वहाँ के एम्प्लॉय को पैसा दिया जाएगा, वो संचित निधि से दिया जाएगा। संचित निधि, 2 तरह की निधि होती है, एक तो होता है कंसोलिडेटेड फंड और एक होता है कंटिजेंसी फंड।
कंटिंजेंसी फंड यानी कि इसको आकस्मिक निधि बोलते हैं। याद रखिएगा, आकस्मिक निधि से जो पैसा निकाला जाता है वो आपको राष्ट्रपति के परमिशन के बिना नहीं निकाला जा सकता है। और बात करते हैं, देखिए आप कमेंट करके बताइएगा संचित निधि में कितना पैसा मिनिमम होना ज़रूरी है और आकस्मिक निधि में मिनिमम कितना पैसा होना ज़रूरी है, ये कमेंट करके बताइएगा। संचित निधि किस आर्टिकल में है और आकस्मिक निधि, हमको लगता है ये संचित निधि जो है वो आर्टिकल 266 में है और आकस्मिक निधि जो है वो आर्टिकल 267 में है। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा एक बार, मैं गलत भी हो सकता हूँ, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, आगे बात करते हैं। प्रोहिबिशन ऑन डिस्कशन ऑन कंडक्ट ऑफ जजेस इन द लेजिस्लेचर, यानी कि जज जो है वो संसद की प्रक्रिया में बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। अगर कोई कानून बन रहा है तो जज उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। जज बस ये देखेंगे कि कोई जो प्रक्रिया है वो संवैधानिक है या नहीं, बस ये देखेंगे। आगे बात करें, बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, ये जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए इन्होंने जजों को, अगर जज रिटायर हो जाते हैं तो कहीं बाहर में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, वो वकील का काम नहीं कर सकते हैं, इस पर रोक दिया गया है। आगे, पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट वेस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट, अगर मान लीजिए कोई ऐसा गलत काम करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में दिया हुआ है तो उनको पनिश करने का भी पावर है। सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है और ये आपका आर्टिकल 50 बोलता है। तो इतना सारा प्रोविज़न किया गया है जुडिशरी को, हमारी न्यायपालिका को अलग करने के लिए। अब देखिए, संविधान का अंतिम प्रारूप अगर बात करें तो 4 नवंबर 1948 को पेश किया गया था। याद रखिएगा, 4 नवंबर 1948 को पेश किया गया भीमराव अंबेडकर के द्वारा, जिसको संविधान का जनक भी बोलते हैं। याद रखिएगा, 4 नवंबर 1948 को क्या होता है, पहली बार संविधान को पढ़ा गया था, पूछा गया। देखिए, संविधान तो सब बना रहा था लेकिन अभी तक कोई पढ़ा नहीं था, तो एक बार संविधान को पकड़ा, अब पढ़ने लगा, बोला वाह वाह कितना अच्छा संविधान बनाया है। तो ये 4 नवंबर 1948 का डेट याद रखिएगा, पहली बार संविधान को पढ़ा गया। ठीक है, 5 दिन इस पर चर्चा हुई, खंडवार विश्लेषण किया गया तथा 7600 से ज़्यादा संशोधन प्रस्ताव पेश किए गए और यही जो है आगे 26 नवंबर 1949 को ये संविधान पारित होती है। प्रस्तावना में तिथि यही अंकित है। याद रखिएगा, 26 जनवरी का तिथि जो है प्रस्तावना में नहीं दिया गया है, 26 नवंबर का तिथि ही प्रस्तावना में दिया गया है। क्योंकि संविधान अगर बात करेगा किस दिन पारित हुआ, किस दिन अंगीकृत हुआ, तो वो हमारा यही है डेट 26 नवंबर, लेकिन किस दिन लागू हुआ वो 26 जनवरी है। 26 नवंबर को क्या बोलते हैं, विधि दिवस या संविधान दिवस, वहीं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस बोलते हैं। आगे बात करें, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 19 नवंबर 2015 को घोषणा की कि 26 नवंबर को हम लोग विधि दिवस के रूप में मनाएंगे। यानी कि ये जो 26 नवंबर को विधि दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, ये कब घोषणा हुई थी, 19 नवंबर 2015 को घोषणा हुई थी। किसने घोषणा किया था, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। इन्होंने कहा कि 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाएंगे। क्यों, क्योंकि जो हमारे प्रथम विधि मंत्री हैं या कानून मंत्री है वो कौन है, भीमराव अंबेडकर। देखिए, 26 नवंबर 1949 को जो हमारा देश लागू हुआ उसमें कुछ कानून ऐसे ही लागू हुए, जैसे नागरिकता चुनाव जैसे प्रावधान अपने आप लागू हो गए, नागरिकता हो गया लागू, और चुनाव जैसे प्रावधान अपने आप लागू हो गए। और कुछ आर्टिकल्स है आपको याद रखना है जो आपको लागू हो गए, जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, 394, ये आपके अपने आप लागू हो गए। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का पॉलिटी का दूसरा वीडियो। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता, और नागरिकता के बाद हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। और ऐसे करते करते हम लोग अपना पॉलिटी का चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। धीरे धीरे पॉलिटी जो है वो 10 से 15 दिन में आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, पॉलिटी बहुत डीपली पढ़ेंगे क्योंकि ये स्कोरिंग टॉपिक है। अगर इसमें आप अच्छा करते हैं आपका स्कोर अच्छा आने का चांस रहता है। ठीक है, ये था हमारा वीडियो। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरा वीडियो फैलाइएगा। ठीक है, और अगर कुछ चीज़ इसमें छूट जाती है, कुछ गलती हो जाती है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा उस चीज़ को सुधारने का, और अगले वीडियो में जो गलती हुई है उसको मैं आप लोग के सामने रखूँगा। धन्यवाद।